तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो जैसे संविधान धीरे धीरे खत्म होने पर आएगा तो आप लोगों को ये एहसास होने लग जाएगा कि हम लोग वकील बन गए, वकील जैसा गुण आ गया। हालांकि ये संभव नहीं है, केवल अनुच्छेद पढ़ के या केवल संविधान पढ़ करके आप वकील बन जाओ, ये संभव नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। ये संभव नहीं है कि आप केवल संविधान पढ़कर आप वकील बन जाओ। वकील बनने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती है, बहुत सारे नॉलेज इकट्ठा करना पड़ता है, बहुत गहराई से जानकारी इकट्ठा करना पड़ता है, कानून के बारे में बहुत गहराई से पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे ही वकील नहीं बना जाता है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनुच्छेद, है ना, संविधान। तो देखो इसको भाग बाय भाग कंप्लीट करेंगे। एक भाग जैसे कंप्लीट होगा तो सेकंड भाग में आएंगे ना, पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट करेंगे। और मैं ये भी बताता चलूंगा कि इस भाग में कितने से अनुच्छेद कितने तक है ना। तो पहले पढ़ेंगे भाग 1, पार्ट 1। देखो भाग बोलो इंग्लिश में पार्ट बोलो, बात है कि भाग को ही हम कहीं कहीं पर इसको चैप्टर बोलेंगे। इसको चैप्टर में बोलूंगा या फिर तो भाग बोलूंगा, बात एक ही है, चैप्टर बोलो या भाग बोलो। तो हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले, भाग पहला पढ़ने वाले। तो देखो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आता है। देखो इस बात को भी ध्यान रखना। देखो मैं यहाँ पर केवल उन्हीं चीजों का मैं टॉपिक करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत समझना कि यहाँ पर मैं आकर के सभी चीजों के बारे में बोल रहा हूँ। केवल मैं उन्हीं टॉपिक में कवर करूँ, केवल मैं उन्हीं टॉपिक को कवर करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, ये मत समझना कि यहाँ पर आकर के मैं कुछ भी बोल रहा हूँ या काफी गहराई से मैं पढ़ा रहा हूँ जो आप लोग के एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं। मैं केवल इंपॉर्टेंट बातों को कवर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड समय है। 2 से 3 घंटे में पूरा अनुच्छेद कंप्लीट कर देना या 4 से 5 घंटे में अनुच्छेद कंप्लीट करना, ये संभव हो पाएगा। लेकिन पूरा पॉलिटी को कवर कर पाना 5 घंटे के अंदर ये संभव नहीं हो पाएगा। तो चलो शुरुआत करते। तो पहला भाग हमारा ये कहता है अनुच्छेद 1 से 4 तक है। पहला भाग में अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 4 तक। तो देखो अनुच्छेद 1 को देखो। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। देखो भारत संघ का नाम, तो संघ का नाम क्या है? भारत। भारत बोलो या फिर इंडिया बोलो, बात एक ही है। संघ का नाम भारत या फिर इंडिया, भारत या इंडिया। तो हमारे राष्ट्र का क्या नाम है? भारत बोलो इंडिया, बात एक ही है। ओके, और बोला है राज्य क्षेत्र। देखो यहाँ पर एक और शब्द आया है संघ, है ना, एक और शब्द है संघ। संघ क्या चीज है? तो संघ को इंग्लिश में कहते हैं यूनियन और फेडरेशन, दोनों कहते हैं। संघ को इंग्लिश में यूनियन भी कहते हैं, फेडरेशन भी कहते हैं। लेकिन इंडिया क्या चीज है? यूनियन है या फेडरेशन है? तो इसके परिभाषा समझ लेते हैं। यूनियन किसे कहते हैं, फेडरेशन किसे कहते हैं? फेडरेशन उसे कहते हैं जो भारत मतलब किसी राष्ट्र में जितने भी राज्य, अगर किसी राज्य को कोई तकलीफ हो रहा है तो वो तकलीफ ना झेलते हुए चाहेगा कि अलग होना, तो वो उस राष्ट्र से, उस मतलब पूरे देश से वो अलग हो सकता है। कहने का मतलब अगर कोई राज्य या कोई भी ऐसा राज्य जिसको तकलीफ हो रहा है, भारत में रहने से तकलीफ हो रहा है, अगर वो चाहेगा भारत से अलग होना तो वो इजिली आसानी तरीके से अलग हो सकता है। किसके तहत? फेडरेशन के तहत। लेकिन हमारा देश फेडरेशन नहीं है, यूनियन है। यूनियन की क्या परिभाषा है? किसी देश को अगर किसी राज्य को अगर तकलीफ हो रहा है तो वो उसका समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन वो अलग नहीं हो सकता है। यूनियन क्या है? एक संघ है, एक एकता है उसके अंदर, मतलब एकता है, वो अलग हो ही नहीं सकता। यूनियन की यही परिभाषा है कि किसी राज्य को अगर तकलीफ या समस्या हो रही है तो उसको समाधान किया जा सकता है, लेकिन अलग नहीं किया जा सकता। तो इंडिया बताओ, इंडिया क्या है? इंडिया भारत राज्यों का संघ है। कौन सा संघ है? कौन सा संघ है? यूनियन वाला संघ है या फेडरेशन वाला संघ है? तो हमेशा टिक लगाना, भारत राज्यों का संघ है। कौन सा संघ है? यूनियन या फेडरेशन? यूनियन पर टिक लगाना। संघ का ही इंग्लिश होता है, यूनियन भी होता है, फेडरेशन भी होता है। कभी कभी एक ही शब्द का 2 इंग्लिश मीनिंग होते हैं। तो वही संघ जो शब्द है, भारत राज्यों का संघ है। संघ का इंग्लिश होता है यूनियन और फेडरेशन, लेकिन भारत राज्यों का संघ है। कौन सा संघ? यूनियन वाला। तो हमेशा यूनियन पर टिक लगाना, क्योंकि भारत जितने भी राज्य है वो चाह कर कभी भारत देश से अलग नहीं हो सकते। उनकी समस्या को समाधान किया जा सकता है, लेकिन अलग नहीं किया जा सकता। वही अगर भारत फेडरेशन होता तो बहुत इजीली तरीके से वो अलग हो जाता, लेकिन संभव ही नहीं है। भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है, न कि फेडरेशन। अनुच्छेद 1 कंप्लीट, समझ में आ गया। चलो सेकेंड अनुच्छेद की ओर बढ़ते हैं। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। देखो भारत की सीमा जहां तक भी लगती है, उस सीमा के बाहर जो भी राज्य है, अगर वो चाहेगा भारत में आना तो ये संभव हो पाएगा अनुच्छेद 2 के तहत। विदेशी राज्य भारत में आ जाना ये संभव हो पाएगा अनुच्छेद 2 के तहत। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, क्या ऐसा संभव हो पाया अभी तक? जी हाँ, सिक्किम देखो एक राज्य है, अभी भी हमारा भारत देश का राज्य है, लेकिन सिक्किम पहले विदेशी राज्य था। उसको 35वां संविधान संशोधन के तहत भारत में सहराज्य बनाया गया। 35वां संविधान संशोधन के तहत, है ना, सहराज्य बनाया गया था। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन के तहत उसको राज्य घोषित कर दिया गया। तो पहले सहराज्य बनाया। सहराज्य कहने का मतलब ये हो गया, अगर आपको अच्छा लगे तो रहना, नहीं अच्छा लगे तो चले जाना। हमारा इससे क्या लेना देना? अच्छा लगेगा तो आना, क्योंकि देखो वैसे भी हमारा राज्य है नहीं। अगर अच्छा लगेगा तो आ जाना, नहीं अच्छा लगेगा तो चले जाना। सहराज्य उसको बनाया गया, इसको सिक्किम को पहले।
तो उसको जैसे भी आया, जैसे ही भारत में आया, प्रवेश किया, तो उसको वहाँ का कल्चर, वहाँ का सभ्यता और संस्कृति अच्छी लगी। वैसे भी भारत एक वसुधैव कुटुंबकम है। क्या है? भारत एक वसुधैव कुटुंबकम है। तो विदेशी राज्यों को अतिथि देवो भव माना जाता है। तो यहाँ का सभ्यता और संस्कृति सिक्किम को अच्छा लगा, तो इसलिए वो यहाँ पूर्णतः राज्य घोषित कर दिएगा। वो बोले कि हाँ, हम यहाँ रह सकते। तो 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को राज्य घोषित कर दिया गया था। हालांकि 35वां जब संविधान संशोधन हुआ था, केवल उसको सह राज्य घोषित किया गया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, सिक्किम किस संशोधन के तहत या किस अनुच्छेद के तहत भारत में प्रवेश किया? तो अनुच्छेद 2 के तहत भारत में प्रवेश किया गया था। 36वां संविधान संशोधन के तहत ये राज्य घोषित कर दिया गया था। सह राज्य बना था केवल 35वां संविधान संशोधन के तहत। हालांकि मैं अभी यहाँ संशोधन नहीं पढ़ा रहा हूँ, अनुच्छेद पढ़ा रहा हूँ, लेकिन टॉपिक है तो बता दिया, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते। अनुच्छेद 2 क्लियर। 3 देखो, राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ये क्या कह रहा? भारत के अंदर राज्य का निर्माण, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। देखो, भारत के अंदर जितने भी राज्य, 28 स्टेट है, 28 राज्य है, अगर वो चाहेगा मतलब उसका जिसका बॉर्डर लाइन है, अगर वो चाहेगा बाउंड्री चेंज करने के लिए या अपने नाम में परिवर्तन करने के लिए, तो इजिली संभव है अनुच्छेद 3 के तहत। क्या ऐसा संभव हो पाया? जी हाँ, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। इलाहाबाद से प्रयागराज, नाम सुना होगा, इलाहाबाद से प्रयागराज। इलाहाबाद से प्रयागराज जो नाम चेंज हुआ, किस अनुच्छेद के तहत हुआ था बताओ? अनुच्छेद 3 के तहत। क्वेश्चन है, इलाहाबाद से प्रयागराज का चेंज होना किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। बिहार से बंगाल अलग हो जाना, बाउंड्री पहले इतना बड़ा बिहार था, बंगाल अलग हुआ तो इतना बिहार हो गया, फिर झारखंड अलग हुआ तो फिर इतना रह गया, तो किस अनुच्छेद के तहत? कोई भी राज्य का अलग होना है ना, राज्य का निर्माण हुआ। राज्य का निर्माण कैसे होगा? ऊपर से तो नहीं टपकेगा भाई, बंटवारा ही नहीं करेगा ना। अभी एक राज्य बंटवारा करके अलग हो गया, तो एक राज्य तो पुराना राज्य होगा, एक राज्य नया बन जाएगा। तो नए राज्य का निर्माण होना, या राज्यों के नाम में परिवर्तन करना, या सीमाओं में परिवर्तन करना, किस अनुच्छेद के तहत होगा? अनुच्छेद 3। तो बताओ, बिहार से बंगाल अलग हो गया, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। बिहार से झारखंड अलग हो गया, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। अब बताओ, बिहार सोचेगा कि भाई हमको बिहार नाम अच्छा नहीं लगता, अब इसको मगध घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि ये संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर सरकार ऐसा करना चाहे तो किस अनुच्छेद के तहत होगा बताओ? अनुच्छेद 3 के तहत हो जाएगा कि बिहार से मगध, है ना। चलो अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है ना, थोड़ा सा जटिल है। देखो अनुच्छेद 4 थोड़ा सा ध्यान से समझना, है ना, ये थोड़ा सा जटिल है। तो देखो अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया कि अनुच्छेद 2 और 3 अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया। फिर से गौर से सुनना, अनुच्छेद 2 और 3 अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया। 368 से बाहर रखा गया क्यों? क्योंकि देखो अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी बदलाव होगा उसे संशोधन नहीं माना जाएगा, वो केवल साधारण बहुमत से पारित कर दिया गया। साधारण संसद में जो लोग हाँ भाई चलो हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं कर दे, संशोधन नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई विदेशी राज्य आ रहा है, भारत में प्रवेश हो रहा है, तो भाई इसमें हमारे क्या घाटा, हमारा तो और सीमा बड़ा होगा ना। तो विदेशी कोई राज्य आ रहा है भारत में, तो इसमें साधारण बहुमत से अगर पूछ लिया जाएगा संसद में जाकर, चलो इसको तैयार हो, तो साधारण बहुमत से बोलेगा हाँ, बहुमत अगर वहां पर है, साधारण बहुमत है तो तैयार हो जाएंगे, तो वहां विदेशी राज्य को भारत में इन्वॉल्व कर लिया जाएगा, मिला लिया जाएगा। यहाँ संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? राज्य का निर्माण या राज्यों सीमाओं नामों में परिवर्तन। किसी राज्य है ना, कोई अलग होना चाह रहा है या अपने नाम में चेंज किया जा रहा है, नाम में अपना चेंज करना चाहता है, तो साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाएगा। इसे संशोधन नहीं माना जाएगा। संशोधन केवल उसे कहते हैं जो 368 में आते हैं। अनुच्छेद 368 में जो जितने भी अनुच्छेद आते हैं उसको संशोधन माना जाता है। तो 368 में किए गए है ना बदलाव को संशोधन माना जाता है। 368 में किए गए बदलाव को संशोधन माना जाता है। लेकिन अनुच्छेद 2 और 3 को 368 से बाहर रख दिया गया, तो अब इसको संशोधन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, किस अनुच्छेद को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है? तो अनुच्छेद 2 और 3 को 368 से बाहर रखा गया। ये सब चीज की व्याख्या किसमें? अनुच्छेद 4। चलो क्लैपिंग बजाओ, हम लोग का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक चैप्टर में था अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक कंप्लीट। ओके, अब बढ़ते हैं चैप्टर 2 की ओर, भाग 2 की ओर, जिसमें अनुच्छेद आता है 5 से लेकर के 11 तक। अनुच्छेद 2 में आता है 5 से 11 तक। इसमें हम पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? नागरिकता के बारे में। याद रखना, चैप्टर 2 पार्ट 2 भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो 5 में देखो, संविधान के प्रारंभ पर सबको नागरिकता दी जाएगी। 26 नवंबर जब संविधान बनकर रेडी हुआ था, या संविधान जब लागू हुआ था,
संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब संविधान लागू कर दिया गया था, उस समय भारत में जितने व्यक्ति थे सबको नागरिकता दी गई थी। जब संविधान लागू कर दिया गया था तो उस समय भारत में जितने भी व्यक्ति थे सबको नागरिकता दी गई थी, है ना। सब भारत का नागरिक है, सब भारत का नागरिक है, सबको सिटीजन दी गई थी, सबको। तो यही कहना अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, जब संविधान जब लागू कर दिया गया था तो सबको नागरिकता दी गई थी। क्लियर। अनुच्छेद देखो 6, भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। जो बाहर से, मतलब जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, उस समय जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए थे, हालांकि रहना चाहते थे भारत में, और पहले तो भारत अखंड भारत था, तो जो व्यक्ति भारत में थे और बंटवारा हुआ तब पता चला जो भारत का जो हिस्सा था आधा कट के चला गया पाकिस्तान में, तो वो लोग चाहते थे भारत में रहने के लिए। जैसे ही बंटवारा हुआ, बाउंड्री अलग हो गई पाकिस्तान का, तो लोग पाकिस्तान से भारत में आ गए, हालांकि वो भारत में ही रहना चाहते थे। तो पाकिस्तान से जो लोग भारत में आ गए थे, तो वैसे व्यक्तियों को भी नागरिकता दी जाएगी अनुच्छेद 6 के तहत। ये डेट फिक्स कब तक लगता, तो 19 जुलाई 1948 ईस्वी तक। याद रखना 19 जुलाई 1948 ईस्वी तक ये हमारा लास्ट डेट था। अगर इसके पहले कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ जाता है तो उसको ऐसे ही उसको नागरिकता दे दी जाएगी। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, बहुत सारे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। अनुच्छेद 7 देखते हैं, पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता। मतलब जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए, नहीं भाई हमको पाकिस्तान में रहना है ना, इस्लामिक कंट्री में रहना है, तो जो व्यक्ति बंटवारा हो गया था पाकिस्तान का, तो भारत से जो लोग पाकिस्तान चले गए थे लेकिन वहां का कल्चर अच्छा नहीं लगा, दोबारा आना चाहते कि भाई हमको दोबारा पाकिस्तान में आना है, हमको कल्चर वहां का पसंद नहीं है, तो वैसे व्यक्तियों को भी नागरिकता दी जाएगी। सोचो, इसको पहले बॉर्डर मूवी का एक लाइन याद आता है, सुबह का भूला शाम लौट आए उसको भुला नहीं कहते। अगर यहाँ से भूल कर चला गया, शाम को लौट आया तो उसको भुला नहीं कहेंगे, उसको भी नागरिकता दी जाएगी। बताओ संविधान कितना खूबसूरत है। एक खूबसूरती यहाँ नजर आई कि नहीं नजर आई। भारत को छोड़कर चला गया, वो व्यक्ति दोबारा लौट आया, उसको भी नागरिकता दी जाएगी। सोचो, हमारा मुल्क जो दुश्मनी करता है हमारे मुल्क से, पाकिस्तान, वो दुश्मनी करता है। अगर वो यहाँ से व्यक्ति है ना, चिढ़ करके या किसी भी कारण से चला गया पाकिस्तान और दोबारा लौट आएगा तो उसको भी नागरिकता दी जाएगी। भारत की खूबसूरती, संविधान की खूबसूरती देखो यहाँ नजर आ गई हमें नजर आई कि नहीं आई यहाँ पर। तो ये डेट इसमें फिक्स है कि नहीं, कब तक उसको ऐसा अगर पता चला कोई इसमें डेट ही फिक्स नहीं है तो पाकिस्तान से इतने सारे आतंकी आ जाएंगे, सबको नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये डेट फिक्स कर दी गई थी, वही डेट है 19 जुलाई 1948 ईस्वी तक। 19 जुलाई 1948 ईस्वी तक जो व्यक्ति बाहर से चले गए थे अब पुनः लौट आएंगे, पाकिस्तान से भारत लौट आएंगे, तो वैसे व्यक्तियों को भी नागरिकता दी जाएगी। डेट वही रहेगा 19 जुलाई 1948 ईस्वी तक। ओके, संविधान की खूबसूरती देखो यहाँ देखने के लिए मिल गई हमें। फिर देखो अनुच्छेद 8 देखते हैं, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। जो व्यक्ति भारत से बाहर रह रहे, यहाँ तो हम लोग को समझ में आ गया, जो लोग बाहर से चले गए, पाकिस्तान चले गए, उनकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी 19 जुलाई 1948 के बाद। और जो पहले ही आ गए तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले को भी नागरिकता दी जाएगी। जो व्यक्ति भारत से बाहर चले गए टहलने के लिए या घूमने के लिए या पढ़ने के लिए या बिजनेस करने के लिए या कुछ चीजों पे रिसर्च करने के लिए, कुछ भी चीजों के लिए बाहर चले गए, तो वैसे व्यक्तियों को भी नागरिकता दी जाएगी। हालांकि उनकी नागरिकता पहले से बनी रहेगी। अगर वहां जाकर के नागरिकता नहीं ले तो क्या कह रहा है, भारत के बाहर रहने वाले कोई व्यक्ति अगर भारत के बाहर रह रहा है, कुछ भी कर रहा है, उससे कोई मैटर नहीं, पढ़ाई कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, घूमने फिरने के लिए कुछ भी कर रहा है, तो वैसे व्यक्तियों को भी नागरिकता दी जाएगी अनुच्छेद 8 के तहत। तो देखो भारत में बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी लोग रहते इंडिया, उनके घर भी इंडिया में, और बिजनेस या फिर तो सेलिब्रिटी है तो अपना जो भी उनका काम है बाहर जाके करते हैं। विदेशों में जाकर के बहुत सारे सेलिब्रिटी है, मूवी वगैरह जो होता है, शूटिंग वगैरह होता है, बाहर में होते हैं, तो लगभग 2-2, 3-3 महीना बाहर रहते हैं ना। तो वैसे व्यक्तियों की क्या नागरिकता रहेगी कि नहीं रहेगी, तो वैसे व्यक्तियों की भी नागरिकता इंडिया में रहेगी, भारत में रहेगी अनुच्छेद 8 के तहत। देखो अनुच्छेद 9 क्या कहता है, इसमें हल्का सा जोर देने वाली बात है, विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना। देखो अनुच्छेद 8 आपको स्वतंत्रता दे दी है कि जाओ भाई बाहर घूमो, जो भी करना, पढ़ाई लिखाई जो करना करो, सब कुछ आजादी है आप लोगों को। बाहर जाकर पढ़ाई करना है, घूमना फिरना है, या वहां जाकर पार्टी करना है, या बिजनेस करना है, या किसी चीज पर रिसर्च करना है, या फिर तो आपको पीएचडी करना है, पढ़ाई करना है, कुछ भी करना है करो, आजादी है आप लोग की। साथ में नागरिकता भी बनी रही है आपको, नागरिकता हम छीनेंगे नहीं, कुछ भी करो। लेकिन अनुच्छेद 9 ये कहता है कि अगर वहां जाकर के आपने नागरिकता ले ली, अमेरिका जाकर के, ब्रिटेन जाकर के, या लंदन जाकर के, या अमेरिका जाकर के, या फिर तो फ्रांस जाकर के, जर्मनी जाकर के, जापान जाकर के, इवन आप चाइना भी जाकर के, और वहां जाकर के वहां की नागरिकता ले ली आपने, तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। इससे ये मतलब निकलता है कि भारत एकहरी नागरिकता है।
क्या कौन सी नागरिकता? एकहरी नागरिकता। मतलब भारत में किसी व्यक्ति के पास एक ही नागरिकता होनी चाहिए, न कि दो नागरिकता। अगर किसी व्यक्ति के पास दो नागरिकता है तो जैसे ही बाहर का विदेशी नागरिकता लेगा, जैसे अदर कंट्री का वह नागरिकता लेगा, सिटीजनशिप लेगा, तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद 2 में ये कहता है। इसलिए जो व्यक्ति, जो सेलिब्रिटी, जो लोग बाहर जाते हैं, कुछ भी काम करने के लिए बाहर जाते हैं, ये जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, अपने बिजनेस के पर्पज से या कुछ भी करने के लिए बाहर जाते हैं, तो वहां नागरिकता नहीं लेते, वहां केवल अपने कामों के मकसद से जाते हैं। वो काम खत्म तो पुनः भारत लौट आते। अगर जैसे ही जैसे विदेश की नागरिकता उन्होंने ले ली तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 9 में ये कहता है। तो अनुच्छेद 8 तो आपको आजादी दे देता है कि जाओ भाई बाहर घूमो, खेलो कूदो, जो कुछ करना है करो, आपको बिजनेस करना, पढ़ाई करना, जो चीज करना आपको करो, आजादी दे दिया। लेकिन साथ ही साथ आपको एक बंदिश भी दिया कि वहां जाके आपको नागरिकता नहीं लेनी है। हालांकि कोई रोक नहीं है, आप ले भी सकते हो, लेकिन जैसे ही आपने नागरिकता लिया तो भारत की नागरिकता खत्म। इसीलिए भारत के व्यक्ति के पास एकहरी नागरिकता है, न कि दोहरी नागरिकता। एकहरी नागरिकता, किसी व्यक्ति के पास एक ही नागरिकता होना चाहिए। इसीलिए अनुच्छेद 9 में यह बताया गया है, अगर जैसी विदेशी नागरिकता आप लोगे तो भारत की नागरिकता खत्म। क्लियर? अनुच्छेद 10 देखो, नागरिकता के अधिकार बना रहेगा। नागरिकता का अधिकार बना रहेगा कब तक? जब तक आप कोई विरोधी काम नहीं करते हो, राष्ट्र के लिए कोई अपमानजनक काम नहीं करते हो, है ना, विरोध नहीं करते हो, या कुछ ऐसे अप्रकृत घटना नहीं करते हो, अब बड़े मामले का अपराध नहीं करते हो, तो वैसी कंडीशन में आपका अधिकार बना रहेगा। जैसे ही आप लोग गलत काम करोगे, बड़ा आपराधिक मामला करोगे, बड़ा आपराधिक कुछ काम कम करोगे, है ना, कुछ ऐसे राष्ट्र के स्तर पर, राष्ट्र के लिए, मतलब कुछ ऐसे राष्ट्र के लिए आप आपराधिक कुछ कार्य करोगे, तो वैसे कंडीशन पे आप लोग को नागरिकता आपसे छीन ली जाएगी। बहुत ऐसे कंडीशन में होता है। हाँ, तो राष्ट्र के लिए आप लोग कुछ जासूसी का काम करोगे या कुछ इधर का इंफॉर्मेशन उधर करोगे, है ना, आपराधिक कोई बड़े लेवल का आपराधिक कोई मामले में आपका नाम आता है, तो आपसे नागरिकता छीन ली जाएगी। यह अनुच्छेद 10 में बताया गया। आप देखो लास्ट देखेंगे, चैप्टर 2 के लास्ट अनुच्छेद देखेंगे, 11 अनुच्छेद देखेंगे, क्योंकि देखो चैप्टर 2 में, पार्ट 2 में 5 से 11 ही अनुच्छेद आते हैं, तो 10 खत्म, 11 देखेंगे। तो देखो 11 अनुच्छेद, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। देखो ये जो शब्द है, इसी शब्द के लिए तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। अगर किताब में सारी चीजें लिखी हुई है, अगर समझ में आ जाए तो टीचर की क्या जरूरत पड़ जाए, सब लोग ऐसे ही पढ़ लेंगे। तो यहाँ देखो, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन, सब तो समझ में आ रहा है। संसद क्या समझ में आ रहा है, नागरिकता क्या समझ में आ रहा है, कानून क्या चीज है वो समझ में आ रहा है, लेकिन विनियमन क्या चीज है ये हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है। क्या चीज है बताओ? अगर टीचर रहेगा तो तब ना समझाएगा ना आपको। इसीलिए टीचर अपने किताब में लिखे हुए ज्ञान को समझा देता है अपनी भाषा में, तो थोड़ा समझ जल्दी आ जाता है। डिपेंड करता है टीचर के ऊपर कि टीचर का समझाने का तरीका क्या है। तो चलो देखते हैं 11 अनुच्छेद को देखते हैं। संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। देखो ये विनियमन क्या है, तो कानून, देखो नागरिकता से संबंधित कानून, कोई भी नियम कानून रहेगा, नागरिकता सिटीजनशिप से संबंधित कोई भी कानून बनेगा, नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनेगा, संसद बनाएगा। तो विनियमन हो गया मिस बनाना, कानून का बनाना, है ना, विकास करना, बनाना। और कुछ ऐसा कुछ समस्या लग जाएगा हमें, ऐसा कोई हमें समस्या दिख जाएगा कि नागरिकता में ये सब समस्या है ना, इसको दूर करने के लिए यह कानून बनाना चाहिए। तो वो बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। अगर संसद चाहेगा तो 5 से 11 अनुच्छेद के बीच में और कोई अनुच्छेद ऐसा है उसको खत्म करने का या उस पर संशोधन करके कोई नया कानून बनाना, तो ये अधिकार किसके पास है? संसद के पास। संसद ही नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बना सकता है, विनियमन कर सकता है। क्लियर? अनुच्छेद 11 क्लियर। अब क्लैपिंग बजाओ, सेकंड क्लैपिंग बजाओ। हम लोग का पार्ट 2 खत्म हो गया, चैप्टर 2 खत्म हो गया, अनुच्छेद 5 से 11 तक खत्म हो गया। अब इंटरेस्टिंग आता है कहां से? अनुच्छेद 12 से। जब हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाग 3। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक आता है, जो हम मूल अधिकार पढ़ने वाले। देखो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, भाग 3 को कुछ शुरुआत करने से पहले कुछ मैं आप लोगों के साथ संवाद करना चाहता हूँ, है ना। शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, क्योंकि देखो भाग 3 एक ऐसा चीज है जो आप लोगों को संविधान, आप लोगों को ऐसा अधिकार देता है जो आप अपने आप को प्राउड फील करोगे, है ना। यहाँ खूबसूरती, इतना खूबसूरती यहाँ आपको देखने को मिलेगा, संविधान की खूबसूरती यही आपको देखने को मिलेगा। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार में आपको मौलिक अधिकार बोले, मूल अधिकार, आपको मौलिक अधिकार में ऐसा सा अधिकार आपको मिला है, आपको ऐसा एहसास होने लगेगा कि नहीं संविधान आपको कुछ चीज है, आपको ऐसा प्राउड फील होगा कि हमारे संविधान में ऐसा कुछ चीज भी वर्णन है जो हम लोग को इस प्रकार का अधिकार दिया। अब अम्बेडकर साहब को आप नतमस्तक हो जाओगे आप, तब आप सोचोगे कि बाबा साहब ने, अम्बेडकर साहब ने हमारे लिए क्या क्या कुछ किया,
है ना, हमको क्या दे करके गए, कितना अधिकार हम लोग को देखे गए, संविधान में किन किन चीजों के बारे में वर्णन है ना, अनुच्छेद मौलिक अधिकार है, इस मौलिक अधिकार में किन किन चीजों के बारे में वर्णन है। जैसे ही आप जानोगे तो अपने आप को प्राउड फील करोगे, अपने संविधान पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस होगा, अपने संविधान पर गौरवान्वित महसूस होगा कि बताओ बाबा साहब ने हमारे लिए, हमारे मूल अधिकार के लिए इतना कुछ किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो मूल अधिकार बोलो या मौलिक अधिकार बोलो, बात एक ही है। मूल अधिकार को ही नैसर्गिक अधिकार बोला जाता है। ये नैसर्गिक अधिकार क्या चीज है? देखो, जन्म से ही जो अधिकार मिल जाता है उसको नैसर्गिक अधिकार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जन्म से ही जो अधिकार मिल जाता है उसको नैसर्गिक अधिकार बोला जाता है, और इसको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। भाग 3 को, मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। फ्रेंच की भाषा में, फ्रांस की भाषा में मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। देखो क्वेश्चन ये एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन आया है, काफी इंपॉर्टेंट है। किस अनुच्छेद को, किस भाग को, संविधान किस भाग को मैग्ना कार्टा भी कहा गया? बताओ। भाग 3 को, मूल अधिकार को, भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी बोला गया है। क्या बोला गया? मैग्ना कार्टा भी बोला गया है, नैसर्गिक अधिकार भी बोला गया, मूल अधिकार भी बोला गया। देखो कितने सारे। भाग 3 को क्या क्या बोला गया? मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, मैग्ना कार्टा, है ना, नैसर्गिक अधिकार, मैग्ना कार्टा, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? बताओ जल्दी। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? बताओ जल्दी, चलिए बताओ। ये मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? ये हमारा संविधान से, अपने खुद से बनाया गया नहीं है, ये किसी दूसरे संविधान से लिया गया। तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। क्वेश्चन यहाँ नोट करना। और देखो मैंने ये बताया नहीं, भाग 2 जो हम लोगों ने जो नागरिकता पढ़ा वो कहां से लिया गया था? तो भाग 2 ब्रिटेन से लिया गया था। भाग 2 नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया था। भाग 2 याद रखना, भाग दो जो नागरिकता है कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। लेकिन अभी हम लोग पढ़े भाग 3, भाग 2 तो कंप्लीट हो गया। भाग 3 कहां से लिया गया? तो भाग 3 अमेरिका से लिया गया। क्वेश्चन आ सकता है बिहार दरोगा का, जब क्वेश्चन बैंक को पलटोगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया, मौलिक अधिकार जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा गया, वो किस संविधान से लिया गया? कहां के संविधान से लिया गया? बताओ किस देश से लिया गया? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, यूएस से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कौन सा भाग? भाग 3 मौलिक अधिकार, जिसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा किस भाषा का नाम है? तो फ्रेंच की भाषा का नाम है। फ्रेंच में इसे बोला जाता है मैग्ना कार्टा। मूल अधिकार को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक आता है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बताओ निम्नलिखित में कौन सा मैग्ना कार्टा है? निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद मैग्ना कार्टा है? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 12। बताओ। तो जैसे पढ़ोगे मैग्ना कार्टा तो भाग 3 को बोला जाता है। तो भाग 3 में 12 से 35 आता है, तो 2 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, अनुच्छेद 12 होगा, जो चौथे नंबर पे एग्जाम्पल था, अनुच्छेद 12 होगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद नैसर्गिक अधिकार है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 4, ऑप्शन बी अनुच्छेद 11, ऑप्शन सी अनुच्छेद 9, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 इज राइट आंसर, अनुच्छेद 15 इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू नैसर्गिक अधिकार। नैसर्गिक अधिकार के हिसाब से अनुच्छेद 15 करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नैसर्गिक अधिकार मूल अधिकार को बोला गया, जहां 12 से 35 तक आता है। नैसर्गिक अधिकार, मौलिक अधिकार, बात क्लियर। और इसे फ्रेंच की भाषा में मैग्ना कार्टा बोला जाता है। और ये कहां से लिया गया? मूल अधिकार भाग 3 कहां से लिया गया? बताओ। मूल अधिकार कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। और भाग 2 जो नागरिकता हमें पढ़ना मिले, हम लोग जो अभी पढ़े थे भाग 2 नागरिकता, वो कहां से लिया गया था? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। चलो अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, भाग 3 स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया भाग 3 12 से 35 तक आता है। इसमें मूल अधिकार को पढ़ते हैं, है ना, मूल अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। अब थोड़ा इसमें थोड़ा हल्का सा एक्सप्लेन करता हूँ। मूल अधिकार क्या चीज है? देखो, किसी को घूमने फिरने का अधिकार, किसी को बोलने का अधिकार, किसी को संगठन बनाने का अधिकार, किसी को सभा करने का अधिकार, किसी को अपना, है ना, सेमिनार लेने का अधिकार। भाई हम लोग सेमिनार ले रहे, है ना, बहुत लंबा सेमिनार ले रहे, बहुत बड़ा सेमिनार ले रहे, है ना, किसी म्यूजियम में अपना सेमिनार ले रहे। तो ये क्या चीज है? म्यूजियम नहीं, स्टेडियम, सॉरी म्यूजियम नहीं, स्टेडियम में सेमिनार ले रहे। तो ये किस मतलब ये सब चीज वर्णन किस भाग में मिलता है? तो अनुच्छेद नहीं, भाग 3 में हमें ये सब अधिकार मिलता है, क्योंकि हमारा ये मौलिक अधिकार है। घूमने फिरने का अधिकार, बोलने का अधिकार, घूमने फिरने का अधिकार,
तिलक लगाने का अधिकार है ना, पगड़ी बांधने का अधिकार, महिलाओं को साड़ी पहनने का अधिकार, गोरखा पहनने का अधिकार, गुरखा जो इस्लाम में पहना जाता है, गुरखा पहनने का अधिकार, साड़ी पहनने का अधिकार, मतलब अलग अलग प्रकार के कपड़े हो, वस्त्र है ना, धोती कुर्ता पहनने का अधिकार, पजामा पहनने का अधिकार है ना, धोती कुर्ता पहनने का अधिकार, लुंगी पहनने का अधिकार, ये सब है ना, ये सब जो कल्चर है, जो ये हमारी जो आजादी है, या जो मतलब कि हम लोग आजादी कह लो या स्वतंत्रता कह लो, ये किस भाग में मिलता है? अनुच्छेद 3 में मिलता है, मौलिक अधिकार। ये हम लोग का मौलिक अधिकार है। अब देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मौलिक अधिकार ये भी कहता है कि आपसे कोई मौलिक अधिकार, आप लोग को जो पास मूल अधिकार है, आपसे कोई हनन करे या छीने तो इसका कोई प्रावधान है कि नहीं है? प्रावधान बताओ। मूल अधिकार आपसे कोई प्रावधान है कि नहीं? प्रावधान है, जल्दी बताओ। इसका कोई संरक्षण है कि नहीं? संरक्षण है, जल्दी बताओ। देखो ये मूल अधिकार का भी संरक्षण है। अगर हमारा कोई मूल अधिकार, हमारा कोई अधिकार का कोई हनन कर रहा है तो अनुच्छेद किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। अभी हालांकि मैं आगे अभी अनुच्छेद का एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, अभी मैं नॉर्मल चीज में बता रहा हूं आपको। तो कोई हमारा मूल अधिकार का कोई हनन करे या कोई हमसे छीने तो हम सीधा कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सोचो, सीधा सुप्रीम कोर्ट। और ये सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि किसी व्यक्ति का अगर मूल अधिकार हनन होगा, अगर ये केसेस हमारे पास आ जाएंगे तो सभी केसेस को छोड़कर आपका सुनवाई होगा। मूल अधिकार और कोई केस लेकर के चल जाता है सुप्रीम कोर्ट, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। इसे मैं आगे बताऊंगा, जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ, मूल अधिकार के बारे में बेसिक चीज बता रहा हूँ। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, अनुच्छेद के आगे बढ़ेंगे तो इसका सारा प्रोसीजर बताऊंगा, किस प्रकार हम अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो कोई भी हमारा मूल अधिकार जैसे हमसे छीनेगा तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहा? सुप्रीम कोर्ट। तो हमारा संरक्षक, मूल अधिकार का संरक्षक किसे बोला जाता है? बताओ, संरक्षक किसे बोला जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को बोला जाता है। देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ तो समझ में आ गया। तो हमारा मूल अधिकार ये संरक्षक बता, कोई हमसे मूल अधिकार छीनेगा तो सीधा कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपके मूल अधिकार की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो वैसे कंडीशन में दूसरा व्यक्ति भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आपके पास मूल अधिकार दे दिया गया है, घूमने फिरने का आजादी दे दी गई, जो तुम घूम फिर सकते हो, आपके पास ये स्वतंत्रता है, ये भाग 3 में मिलता है। भाग 3 के तहत आपको आजादी दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है कि आप घूम फिर सकते हो। अब पता चला एक झंडा लेकर के अब नारा लगाते हुए रोड पे चले गए, हाईवे पे चले गए, वहां पर गाड़ी तेज रफ्तार में जा रही है। अब बोलोगे ये तो मेरा अधिकार है ना, ये तो हमारा मूल अधिकार है ना, घूमने फिरने का अधिकार तो हमारा मूल अधिकार है ना, ये हमारा स्वतंत्रता है, ये तो हमारा स्वतंत्रता है, हम तो घूम फिर सकते। तो अब झंडा लेकर के नारा लगाते हुए रोड पे चले गए, हाईवे पे चले गए, वहां गाड़ी तेजी रफ्तार से जा रहा है। वहां पर गाड़ी की वजह से, ये गाड़ी की रफ्तार की वजह से अगर आपको चोट लग जाती है, अब इस मामला को लेकर के, इस केस को लेकर के आप सीधा सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हो कि मेरा मूल अधिकार का हनन हुआ। हम स्वतंत्रता अपने हमें ये आजादी दी गई थी कि हमें घूमने फिरने की आजादी दी गई, थी, इसलिए मैं झंडा लेकर के निकल रहा था तो गाड़ी आकर के मुझे धक्का मार दी। अगर ये केस लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो वहां थप्पड़ मार के भगा दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये सख्त आदेश है कि हम केवल मूल अधिकारों को संरक्षक है। यहाँ तुम्हारे पास मूल अधिकार था घूमने फिरने की आजादी, लेकिन तुम्हारे आजादी की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति का आजादी का हनन हुआ है, तो हालांकि यहाँ पर आपका सुनवाई नहीं की जाएगी, बल्कि यहाँ पर आपको पिटाई लगाई जाएगी। कि देखो सिंपल सा समझने की कोशिश कीजिए, आपकी स्वतंत्रता की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। आपके घूमने फिरने की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को हानि नहीं होनी चाहिए। ये है स्वतंत्रता, यह है अधिकार का मतलब। आपकी स्वतंत्रता की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक आ रहा है तो वैसे कंडीशन पर वही आप पर FIR करवा सकता है कि फलाने व्यक्ति ने मेरे स्वतंत्रता का आजादी का उल्लंघन किया। आपकी आजादी की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति की आजादी का हनन नहीं होना चाहिए। अगर आप फ्रीडम मतलब एक स्वतंत्र होकर के घूमने फिरने जाते हो, कि सड़क पर जाते हो नारेबाजी करने के लिए, आंदोलन करने के लिए, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, आप रोड पे निकले, वहां हाईवे रोड गाड़ी चल रही है, तो आपकी वजह से उस व्यक्ति की भी आजादी तो आपकी वजह से उस व्यक्ति का भी तो हानि हो सकता है, आपकी वजह से उस व्यक्ति को भी तकलीफ हो सकता है ना, परेशानी हो सकती है, क्योंकि आप रोड पे निकले, अब वो गाड़ी तो चला नहीं सकता है क्योंकि आप रोड पे आ गए, तो उस व्यक्ति की आजादी पर रोक आ गई। क्या वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है कि फलाने व्यक्ति ने मेरे स्वतंत्रता की रोक किया है ना, हनन किया। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, फलाने व्यक्ति ने हमारे आजादी के लिए रोका है, फलाने व्यक्ति ने हमारे स्वतंत्रता का उल्लंघन किया, जा सकता है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है ना।
तो वैसा कोई अधिकार आप लोगों को नहीं दिया गया जिसकी वजह से किसी दूसरे को प्रॉब्लम में डालो या किसी व्यक्ति को समस्या में डालो। आजादी का मतलब कि तुम भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, ये है मूल अधिकार का मतलब। आपके पास वो सारे अधिकार दिए गए, सब अधिकार को पालन करो, लेकिन सिर्फ दायरे में रह करके, केवल दायरे में रह करके, ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को, आपकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना हो या किसी व्यक्ति को परेशानी में ना हो, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को परेशानी ना हो, है ना। मैं एक और एक सिंपल बहुत ही खूबसूरत है, मैं आपको एक और खूबसूरत एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। सोचो, कल्पना करो किसी व्यक्ति, एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही खूबसूरत से एग्जांपल देता हूँ, हल्का सा फनी है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये हम लोग का जीवन, आम जीवन में हम लोग घटना घटते रहता है। देखो, ये हम लोग का निजी जीवन में ये घटना घटते रहता है। थोड़ा सा कल्पना करो, कल्पना करने की कोशिश करो। कोई व्यक्ति है, उसके अंदर कोई व्यक्ति है, उसको भूत प्रेत की सपना आता है ना, उसको भूत प्रेतों के बारे में सपना आता है। वो 12 बजे रात को सोया हुआ है ना, और वो अभी सपना भी देख रहा है कि भूत प्रेतों के बारे में सपना देख रहा है। अब अचानक से उस व्यक्ति से मिलने के लिए जा रहे हो 12 बजे रात के, चलो भाई हमें तो आजादी दी गई है ना, घूमने फिरने की आजादी दी गई है, स्वतंत्रता की आजादी दी गई है, चलो घूमने फिरने जाते हैं। उस व्यक्ति से मिलने के लिए जाते, अब रात 12 बजे उस व्यक्ति के बेडरूम में जाते हो, और अचानक से जो व्यक्ति भी भूत प्रेत के सपना जो है ना देख रहा था, वो अचानक से 12 बजे उठ गया, रात में उठ गया, पूरा लाइट तो ऑफ है, पूरा काले अंधेरी रात है, और वो व्यक्ति उठ गया। सोचो, और जैसे ही उठा, और उठते साथ, अभी तो वो सपना देखा था भूत प्रेत के बारे में, और रात को अचानक उठ गया, और सामने आप हो। हालांकि नींद में आपको पहचान नहीं पाया, और ऊपर से लाइट भी सारे ऑफ है, अंधेरा, कमरे में पूरा अंधेरा है। और जैसे वो व्यक्ति उठा और आपको देख लिया, और अचानक से आपको देखते ही उसके अंदर ये एहसास हुआ कि भूत मेरे सामने प्रकट हो गया, और उसकी मृत्यु हो गई। ये हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई, और वहीं पर कैमरा लगा हुआ था उसी बेडरूम में। सोचो, आपके ऊपर कितना बड़ा धारा लग सकता है। समझ में आ रहा है ना। अधिकार केवल वो अधिकार नहीं है जो आपके पास जो अधिकार है किसी व्यक्ति का कोई मतलब नहीं, हमारा अधिकार जो हमारा अधिकार, हम सब जगह घूम फिर सकते हैं। अधिकार है, आप दायरे में रह के कर सकते हो, है ना। आपको एक दायरा दिया गया कि लिमिट में हमारे पास अधिकार है। वैसा अधिकार आपके लिए कोई काम का नहीं है, या वैसा अधिकार आपको कोई आज्ञा नहीं देता। वो अधिकार आपको, देखो, वो अधिकार आपको संविधान आपको वो अधिकार कभी आज्ञा नहीं देता जो किसी दूसरे व्यक्ति को आप समस्या में डालो या प्रॉब्लम में डालो। अब बताओ, उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया सिर्फ आपकी वजह से, आपको देख करके 12, हालांकि आप तो बयान दोगे कि सर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, कोर्ट में जाकर बोलोगे मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अरे भाई, 12 बजे रात को उसके बेडरूम में जाने की क्या जरूरत थी? उसका निजता का भी अधिकार है ना, उसका प्राइवेसी का तो भी अधिकार है। बिना परमिशन लिए आप कैसे उसके कमरे में चले गए बताओ? तो उसका निजता का अधिकार है। आपको बोला हमको स्वतंत्रता का अधिकार, हम कहीं भी घूम फिर सकते नहीं, आपको अधिकार दिया गया कि केवल दायरे में रह करके। तो सोचो कितना बड़ा धारा लग सकता है। या फिर इसको थोड़ा सा चेंज करते, उस व्यक्ति ने आपको देखा रात को और उसको ये लगा कि भूत आ गया, उसको हार्ट अटैक नहीं आया, बगल में कुछ ऐसा भारी सामान रखा हुआ था, वो उठा के फेंक के मार दिया। ऐसा लगा कि आप भूत प्रकट हो, तो उसने सामान उठा करके आपको मार दिया, आपके सर में चोट आ गई, काफी गहराई चोट आ गई। आप केस करने के लिए गए कि सर हम घूमने फिरने की हमें आजादी दी गई है, मूल अधिकार के तहत ये बहाना, ये भाग 3 में ये हमको अधिकार मिला है, कहीं भी हम घूम फिर सकते हैं, आजादी हमको मिलेगी। फलाने के बेडरूम में हम लोग गए थे, मैं गया था 12 बजे रात को, उस व्यक्ति ने मुझे ये फलाने चीज फेंक के मारा, मेरे सर में चोट आ गई। वो पुलिस या कोर्ट जहां भी आप लोग केस करोगे वहां आपको मार के भगा दिया जाएगा। आपके पास अधिकार दिया गया, लेकिन उसका निजता का भी तो अधिकार है, आपने उसका निजता का अधिकार हनन किया, छीना है, तो यहाँ पर आपको केस नहीं होगा उल्टा। बताओ, तो समझ में आ रहा है? तो अधिकार आप लोग को दिया गया थोड़ा सा दायरे में रह करके। ये नहीं कि आप लोग झंडा लेकर नारेबाजी निकल गया, आप चक्का जाम कर रहे हो, बस को रोक रहे हो, ट्रक के रोक रहे हो, हाँ भाई मतलब दारू शराब पी करके आप सड़क पे जाकर के ना ब्रेक डांस कर रहे हो, ना नाच कर रहे हो, नागिन डांस कर रहे हो, तो ये संभव नहीं है। ये आपको अधिकार नहीं देता, संविधान आपको अधिकार नहीं देता है। संविधान केवल आपको वही अधिकार देता है जो आपके लिए भलाई हो और साथ ही साथ दूसरे के लिए भलाई हो, खुद भी जियो दूसरे को भी जीने दो, ये अधिकार का मतलब है। समझ में आ गया? तो इसका कोई भी मूल अधिकार है जो हमारा फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, इसका अगर कोई हनन करेगा तो सीधा कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। हालांकि देखो, होता ही है कोई भी मामला पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, जिसको निचली न्यायालय बोलते हैं, पहले हाँ लोअर कोर्ट में जाता है, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोलते हैं। तो पहला कोई भी मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, फिर उससे ऊपर हाई कोर्ट में जाता है, फिर उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। लेकिन मूल अधिकार हमें यह आजादी देती है कि हम कहीं भी घूम फिर सकते हैं,
और हमें ये ऊपर से संरक्षक करता है, हमें बचाता है, बचाव करता है। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है मूल अधिकार में, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और हम आपकी सुनवाई करेंगे। हम आपकी सुनवाई करेंगे, बहुत जल्दी आपकी सुनवाई करेंगे। सोचो, संविधान की खूबसूरती यहाँ भी देख लो कि मिली कि नहीं मिली। कोर्ट के पास ऑलरेडी इतना सारा उसके पास फैसले पड़े रहते, इतने सारे केसेस पड़े रहते हैं। हमको ये अधिकार दिया गया है, हमको ये बचाने का अधिकार दिया, संरक्षण का अधिकार दिया गया। सीधा हम 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये हमको अधिकार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट हमारी सुनवाई सुनेगी और सुनवाई हमको न्याय मिलेगा। कोई अगर हमारा मूल अधिकार का हनन करेगा या हमसे मूल अधिकार छीनेगा या रोक लगाएगा, छीनेगा या रोक लगाएगा या हनन करेगा, कुछ भी करेगा मूल अधिकार से रिलेटेड, तो हम अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का गेट कर, हाई कोर्ट नहीं, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सीधा सुप्रीम कोर्ट। सोचो कितना बड़ा हमको अधिकार मिला है। हालांकि कोई भी मामला जाता है पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में जाता है। अब कोई भी फैसला देखो, कोई भी फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में जाते समय सोचो कितना समय ले लेता है। और कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर फैसला आया, आप संतुष्ट नहीं हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई भी फैसला आया, आप संतुष्ट नहीं हो, सोचो कि हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो निचली न्यायालय है ना, जिला स्तर पे जो न्यायालय है, वहाँ कोर्ट है, उससे हम संतुष्ट नहीं है, चलो हम अर्जी लगाते हैं हाई कोर्ट। हालांकि मैं आपको हिंट देता हूँ कि देखो कोर्ट ये है ना, कोर्ट कचहरी के चक्कर में अपना ही पढ़ो वही बेहतर है, क्योंकि कोर्ट से न्याय मिला इतना समय लग जाता है, इतना समय लगता है कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। 1 साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है, 20 साल भी लग सकता है। मिनिमम 10 से 15 साल लग जाते हैं एक छोटा मोटा केस सोल्व करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास इतने सारे केसेस रहते हैं, इतने सारे उनके ऊपर वर्कलोड रहता है कि आपको केस की सुनवाई करना बहुत लंबा समय लग जाता है। वही मूल अधिकार है, मूल अधिकार 32 का प्रयोग करो, अनुच्छेद 32 का प्रयोग करो, सीधा पहुंचो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आपको न्याय देगा, तुरंत न्याय देगा। लेकिन नॉर्मल केसेस में क्या होता है, बहुत समय लग जाता है। पता चला कोई व्यक्ति केस लेकर गया कि फलाने व्यक्ति ने हमारे खेत में भैंस हाँक दिया, इसलिए सारे भैंसों ने हमारे फसल को खा लिए, है ना। हम लोगों ने एक फसल लगाया, एक खेतों में फसल लगाया, फलाने व्यक्ति ने हमारे खेत में भैंस हाँक दिया, बहुत सारे भैंस आ गए मेरे खेत में और सारे फसल को तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया। अब जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, हालांकि ये मूलाधिकार का हनन तो हुआ नहीं, या कोई नॉर्मल से केस हुआ। अब जाओगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि सर फलाने व्यक्ति ने हमारे खेत में भैंस हाँक दिया, जिसके कारण मेरा बहुत सारे फसल नुकसान हो गए, अब इस पर सुनवाई करे और उस व्यक्ति पर कार्रवाई करे। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से खैर हालांकि वहां सुनवाई हो जाएगा। आप सोचेंगे नहीं सुनवाई अच्छा ठीक से नहीं हुआ, फलाने को सोचेंगे ना, जो व्यक्ति ने मेरे खेत में भैंस हाँका है उसको बड़ा दंड देंगे, तब हाई कोर्ट जाओगे। हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फैसला आ गया, आपको संतुष्ट नहीं हो, हाई कोर्ट जाओगे ना तो वहां लात मार के भगा दिया जाएगा, क्योंकि उसका भी प्रोसीजर होता है ना कि, है ना। अब पता चला कहीं आपने ठेले से अपने पकौड़े खरीदा, अब पकौड़ा कोई छीन करके भाग गया, अब वहां जाके केस करने के लिए जाओगे कि फलाने व्यक्ति ने मेरा पकौड़ा लेके भाग गया। भाई ये अपने आप को उचित नहीं होगा ना, ये अनुचित है कि जो हाई कोर्ट में जो सुनवाई होगी बड़े स्तर पर होगी सुनवाई। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेके जा सकते हो, लेकिन हाई कोर्ट में लेकर के नहीं जा सकते। अब पता चला कल का कोई भैंस लेके भाग गया, किसी बकरी लेके भाग गया, किसी का भैंस चोरी कर लिया, किसी का बकरी चोरी करे, किसी ने, है ना, कुत्ता पाला है तो किसी ने कुत्ते को चोरी करके भाग गया। अब ये सब सारे केसेस लेके जाओगे हाई कोर्ट में, ऑलरेडी भी उन लोगों के पास इतने सारे केसेस है कि आप लोगों का केस हो पाएगा बताओ। तो एक स्तर का भी रहना चाहिए ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसीलिए बनाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बड़े बड़े मामले के लिए, संवैधानिक मामले के लिए वहां पर अर्जी लगाई जाती है, अपील की जाती है, मैं आगे बताऊंगा। तो देखो अभी हम पढ़ा रहे थे मूल अधिकार कोई भी हनन करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट है कहां पर बताओ, सुप्रीम कोर्ट भारत देश में एक ही जगह है, वो भी दिल्ली में। अब यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो गई, कोई व्यक्ति हो तो सोचो अगर आपके पास कोई अनुच्छेद आपका मूल अधिकार कोई हनन करेगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हो? सोचो कितना दूर है। और तमिलनाडु का कोई व्यक्ति है, केरला का कोई व्यक्ति है, तो जाने में कितना समय लग जाएगा, लगेगा कि नहीं? यहाँ पर प्रॉब्लम है कि नहीं प्रॉब्लम? लेकिन इस संविधान में इसका भी संविधान है, संविधान में इस समस्या का भी समाधान है। वो कैसे, देखो मैं बताता हूँ। देखो संविधान में इस समस्या का भी समाधान है। तो देखो ये हमारा दिल्ली है, देखो ये हमारा क्या है, यहाँ देखो यहाँ हमारा दिल्ली है, दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट है ना, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में। और देखो यहाँ व्यक्ति है, ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से कोई दिल्ली जाएगा, सोचो कितना समय लग जाएगा, समय लगेगा कि नहीं लगेगा? अब तो यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो गई। कोई भी व्यक्ति, किसी व्यक्ति का अगर मूल अधिकार का हनन होगा या कोई से छीनेगा तो सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जा सकता है। क्या उसको अन्याय नहीं मिलेगा?
क्या उसको न्याय नहीं मिलेगा? बताओ, क्या उसको न्याय नहीं मिलेगा? बताओ जल्दी। किसी व्यक्ति का मूल अधिकार हनन होगा या कुछ छीनेगा तो उसको न्याय नहीं मिलेगा? जी हाँ, मिलेगा। इसीलिए संविधान हमको एक और खूबसूरती देती है, एक और हमको ये प्रावधान देता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते तो हाई कोर्ट में तो जा सकते। जिस प्रकार हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे अर्जी लेके, उसी प्रकार हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। वही सुनवाई होगा जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगा, जो हमको फैसला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई दिया, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा वही फैसला हाई कोर्ट में भी दिया जाएगा। और हाई कोर्ट हर एक राज्य में होता है, हर एक राज्य में हाई कोर्ट होता है। तब बताओ, आंध्र प्रदेश का व्यक्ति अपने राज्य में हाई कोर्ट जा सकता है कि नहीं? वही फैसला लेगा, उतना ही उसको वैल्यू मिलेगी जितना उसको सुप्रीम कोर्ट में फैसला दिया जाएगा, जितना उसको सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा। तो क्या बताओ, अब बताओ, आंध्र प्रदेश का व्यक्ति या कर्नाटका का व्यक्ति या तेलंगाना या महाराष्ट्र का व्यक्ति दिल्ली नहीं जा सकता, काफी दूर है, तो वो अपने राज्य के हाई कोर्ट में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? बताओ। केरला का व्यक्ति जा सकता है कि नहीं? अगर वो बिहार का व्यक्ति है तो पटना हाई कोर्ट है तो पटना हाई कोर्ट जा सकता है कि नहीं जा सकता है? वही सुनवाई होगा। अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, है ना, और 268 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट में वही न्याय मिलेगा जो सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा। तो दिल्ली में जिस प्रकार का न्याय मिलेगा उसी प्रकार से हाई कोर्ट में भी न्याय मिल जाएगा। जिस प्रकार दिल्ली में न्याय मिलेगा उसी प्रकार हाई कोर्ट में भी न्याय मिलेगा। ये आप भूल जाओ कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट में देखो सुप्रीम कोर्ट में अच्छा से न्याय मिलेगा, क्या हाई कोर्ट में न्याय मिलेगा? जी नहीं। देखो, क्या हम आप लोगों को लग रहा होगा कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जाएगा अच्छे से न्याय मिलेगा, बड़े लेवल का न्याय मिलेगा, हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिल सकता, उतने अच्छे से नहीं मिल सकता। तो इस गलतफहमी में मत रहो। आर्टिकल जो है हमारा 12 से 35 से, उसमें जो भी हमारा जो अनुच्छेद आता है 12 से 35 के बीच में, है ना, भाग 3 जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाओ या हाई कोर्ट जाओ, कहीं भी जाओ, हाई कोर्ट जाओ या सुप्रीम कोर्ट जाओ, वहां पर आपको सुनवाई तुरंत की जाएगी, क्योंकि आपको मूल अधिकार का संरक्षक ही कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, मूल अधिकार को प्रोटेक्ट करता है, ताकि किसी भी व्यक्ति से मूल अधिकार कोई व्यक्ति छीने ना, है ना, किसी व्यक्ति से मूल अधिकार को छीने ना, उसका हनन ना हो, कोई उस पर रोके ना, कोई टोके ना। इसीलिए उसका संरक्षण करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। वही न्याय मिलेगा जो न्याय सुप्रीम कोर्ट में मिलता है, सेम वैसा ही न्याय मिलेगा हाई कोर्ट पे। बस आप कोई भी व्यक्ति अगर आपको शर्त है मूल अधिकार से संबंधित कोई मामला रहना चाहिए, इधर वगैरह मामला नहीं रहना चाहिए। मूल अधिकार से प्रॉपर मूल अधिकार का आपको मामला होना चाहिए, है ना, मौलिक अधिकार होना चाहिए। मूल अधिकार से संबंधित कोई भी अगर आपको मिलना है, मूल अधिकार से संबंधित कोई भी आपको न्याय चाहिए तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दे सकते हो। सोचो संविधान की कितनी बड़ी खूबसूरती है। एक और खूबसूरती यहाँ देखने को मिली कि नहीं मिली? सोचो बाबा साहब ने, अम्बेडकर जी ने, भीमराव अम्बेडकर ने कितना बढ़िया से, सोचो बाबा साहब ने, भीमराव अम्बेडकर ने कितना बढ़िया सा संविधान बनाया। समझ में आ रहा है? संविधान क्या चीज है? समझ में आ रहा है आप लोग को? बताओ, झारखंड का कोई व्यक्ति है या वेस्ट बंगाल का व्यक्ति है, सोचो पश्चिम बंगाल का व्यक्ति है, तो बताओ क्या दिल्ली जा सकता है अपने मूल अधिकारों के लिए न्याय के? अगर मूल अधिकार का कोई हनन नहीं किया है, कोई इसको रोका टोका है, तो बताओ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? बताओ कितना दूर है, गरीब व्यक्ति है, जाने में उसको इतना सारा समस्या का सामना करना पड़ेगा कि वो भूल जाएगा कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इसीलिए 268 में ये नियम बना दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट उससे दूर पड़ता है ना, उस स्थान से या उस राज्य से काफी दूर है सुप्रीम कोर्ट, तो अपने राज्य के हाई कोर्ट में भी जा सकता है, अपील लेकर जा सकता है, वहां भी उसको न्याय मिलेगा, सेम वैसा ही न्याय मिलेगा। चलो, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अभी आप लोग को बेसिक चीजें जो है ना, देखो अनुच्छेद, देखो भाग 3 है ना, उसको थोड़ा गहराई से पढ़ो और इस भाव से पढ़ो कि हम लोग कुछ नया चीज पढ़ रहे हैं, है ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग। भाग 3 को थोड़ा गहराई से पढ़ो, थोड़ा दिमाग लगा पढ़ो, है ना, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करके पढ़ो, कि जो क्वेश्चन आते हैं ना भाग 3 से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछते हैं। और भाग 3 अगर आप लोग पढ़ लोगे ना, तो आपको क्या अधिकार है, संविधान आपको क्या अधिकार दिया है, वो आप अपने अधिकार के बारे में जान जाओगे। अच्छा सोचो, क्या आपका अधिकार है, क्या आपको चाहिए, है ना, आपका अधिकार क्या चीज है ना, आपका राइट क्या है, यही नहीं पता आपको, तो इस देश में रहने का, संविधान जानने का कोई मतलब नहीं पता आपको, कोई मतलब नहीं बनता आपका। संविधान जानने से कोई मतलब नहीं बनता जब आपको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता। बार बार ये बोला जाता है,
बार बार ये आप लोगों को बोला जाता है, अपने अधिकारों को जानो, अपने अधिकारों को पहचानो, संविधान से वंचित मत रहो, संविधान को जानो, अपने कम से कम अपने अधिकारों को तो जानो। इसलिए भाग 3 को मैं इतना गहराई से पढ़ा रहा हूँ। अगर भाग 3 को अगर मैं गहराई से पढ़ाने लग जाऊं ना, तो कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। भाग 3 को, खाली भाग 3 12 से 35 अनुच्छेद को कंप्लीट कराते कराते 4 से 5 घंटे लग जाएंगे मुझे। हालांकि हाँ, मुझे पॉलिटी नहीं पढ़ाना, अनुच्छेद पढ़ाना है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा कम समय लूंगा। शुरुआत करते हैं 12 से अनुच्छेद से 35 तक को पढ़ाना है ना, भाग 3 शुरुआत करना है। तो चलो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 12 से। ओके, देखो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में बताया गया राज्य की परिभाषा। यहाँ मैं आपको बता दूं, यहाँ राज्य की परिभाषा वो राज्य के बारे में नहीं बात की गई जो यूपी बिहार है, यहाँ प्रांत के बारे में नहीं बताया गया। यहाँ राज्य उन चीजों के बारे में बताया गया जो अपने आप में एक स्वतंत्र है, फ्री है। देखो, जो अपना कानून स्वतंत्र रूप से बना सके उसको हम लोग राज्य बोल रहे हैं। यहाँ ना कि हम बिहार यूपी के राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, प्रांत के बारे में राज्य के बारे, यहाँ हम यूपी बिहार राज्य के बारे में बात नहीं कर रहे। यहाँ हम बात कर रहे हैं, यहाँ हम यूपी बिहार के राज्य की बातें नहीं कर रहे, है ना। यहाँ हम बात कर रहे हैं वैसे राज्यों के लिए जो अपना कानून, अपना नियम स्वतंत्र रूप से बना सके, है ना, जिसका अपना एक नियम हो, अपना एक कानून हो, जो सरकार के अंडर में ना रहे, सरकार उस पर दबाव ना बना पाए, वो स्वतंत्र रूप से रह पाए, उसको हम राज्य बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखो, बीसीसीआई, यूपीएससी, बीपीएससी हो गया, रेलवे हो गया, बिजली विभाग हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है, सीबीआई डिपार्टमेंट हो गए। तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जो अपना कानून, अपना नियम कानून स्वतंत्र रूप से बना सकते हैं, है ना, किसी से सलाह या सहायता नहीं लेते, है ना, सरकार के अंडर में नहीं रहते, सरकार का दबाव उन पर नहीं रहता। तो वैसे चीजों को हम क्या बोलेंगे, राज्य बोलेंगे। यहाँ राज्य यूपी बिहार के बारे में नहीं बोला गया, राज्य उसके बारे में बोला गया जो अपना कानून नियम कानून स्वतंत्र रूप से बना सके। ओके, अनुच्छेद 13 देखो, मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। देखो मैंने आपको बताया था ना, और आपको अधिकार दे दिया गया, तो आपको अधिकार दे दिया गया, अपना अधिकार, आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। एग्जाम्पल के तौर पे आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, आप रोड पे चले गए नारा लगाते हुए, वहां से कोई व्यक्ति आ रहा है, वो व्यक्ति आ रहा है ना, उसको भी तो अपना अधिकार है ना। तो उस व्यक्ति को तकलीफ हो रहा है, रोड पे गाड़ी चलाने के लिए तकलीफ हो रहा है ना, तो उसको तकलीफ हो रहा है सिर्फ आपकी वजह से। तो यहाँ बताया गया अल्पीकरण, लिमिटेशन में रह करके, है ना, लिमिटेशन पे रख, लिमिटेशन में रख करके आप अपने अधिकार दायरे में रखो, ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ ना हो। नहीं तो वो व्यक्ति अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट दूर है तो वो हाई कोर्ट में अर्जी लगा सकता है आपके खिलाफ, क्योंकि आपकी वजह से उसका भी मूल अधिकार का भी तो हनन हुआ है ना, मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। तो इसलिए बोला गया है कि आप लिमिटेशन में, दायरे में रह करके अपना अधिकार का पालन करो। और दूसरा नंबर, कोई भी सरकार ऐसा कानून बनाता है जो हमारा मूल अधिकार को छीनता है या हनन करता है, तो हम उसको रोक सकते हैं, अल्पीकरण कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो सरकार भी कानून बनाएगी तो हमारे मूल अधिकार को ध्यान में रखते हुए, इसको नजर में ध्यान में रखते हुए कानून बनाएगी। संविधान कोई भी ऐसा कानून नहीं बनेगा, चाहे सरकार वाला कोई भी बनाए, तो सरकार ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो हमारा मूल अधिकार को छीनता हो या हनन करता हो या रोकता हो या काटता हो, किसी भी प्रकार के हमारे मूल अधिकारों में समस्या बाधा उत्पन्न करता है। तो वैसे अधिकारों को, वैसे कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा, अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, है ना, अल्पीकरण किया जाएगा, असंगत घोषित कर दिया जाएगा। यह अनुच्छेद 13 में सीधा अनुच्छेद 13 को सीधा समझो। हमारे अनुच्छेद 13 को सीधा सिंपल से समझो। हमारे पास जो भी अधिकार है, उस अधिकार को हम अपने दायरे में रहकर के प्रयोग करेंगे। वैसे जगह या उस तरीके से हम बिल्कुल भी इसका प्रयोग नहीं करेंगे ताकि हमारे वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ हो। हम अपने अधिकारों का प्रयोग दायरे में, एक लिमिट में रहकर करेंगे ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को प्रॉब्लम में ना डाले, किसी दूसरे व्यक्ति को समस्या ना हो। और दूसरी बात, सरकार वैसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो हमारे मूल अधिकार को काटता हो, रोकता हो या कम करता हो, या हमारे सरकार हमारा मूल अधिकार छीनता हो। समझ आ गया? तो सरकार भी ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो हमारे मूल अधिकार को काट देता हो या बंद कर देता हो या कम कर देता हो या हमसे छीन लेता हो या हनन करता हो। तो वैसा कानून अगर कोई बनता है तो हम उसको लिमिट कर देंगे, अमान्य घोषित कर, वो ऑटोमेटिक अमान्य घोषित हो जाएगा। तो अनुच्छेद 13 ये कहता है तो हमारे मूल अधिकारों को बना रहेगा, ना ही हम किसी से छीन सकते, ना ही सरकार छीन सकता है। हम भी किसी से मूल अधिकार छीन नहीं सकते, किसी को, है ना, किसी को मतलब बंदी नहीं बना सकते, किसी को रोक नहीं सकते। तो हम किसी के मूल अधिकारों को रोक नहीं सकते, ना ही हम रोक सकते, ना ही सरकार रोक सकता है। अनुच्छेद देखो 13 देखो, विधि के समक्ष समानता। विधि यहाँ शब्द आया, विधि इंग्लिश में कहते हैं लॉ, कानून। तो कानून के नजरों में, कानून के सामने सब समानता है, विधि के समक्ष समानता। मैंने आपको क्या बताया,
सुप्रीम कोर्ट जैसे जाओगे तो वहां आपको ये नहीं देखा जाएगा कि आप कौन व्यक्ति हो, आप मतलब आप पिछड़े व्यक्ति से हो, है ना, पिछड़ी जाति से हो, या स्त्री हो, या पुरुष हो, या आप अन्य जनजाति से, मतलब कोई भी जाति से हो, कोई भी धर्म से हो, वो आपसे भेदभाव नहीं करेगा। विधि के समक्ष समानता रहेगा, कानून की नजरों में सब बराबर रहेगा। ये अनुच्छेद 14 में बताया गया। अनुच्छेद 15 देखो, धर्म जाति लिंग पर भेदभाव का प्रतिषेध। धर्म जाति लिंग पर प्रतिषेध, देखो मैंने अभी बताया धर्म जाति पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तुम फलाने धर्म को हो, है ना, अब हिंदू धर्म के हो या मुस्लिम धर्म को, ये धर्म जो है ना, धर्म ये मीडिया में ही रहेगा। ये एक्चुअली धरातल पे जो होता है या फिर जो संभावना जो बढ़ती है धर्म से संबंधित जो भी भेदभाव होता है, ये मीडिया के चक्कर में होता है। ये मीडिया के धर्म जाति लिंग पर भेदभाव का प्रतिरोध। देखो धर्म का भेदभाव, जैसे तुम हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म, ये तो आपस में ये भेदभाव का मीडिया वालों से होता है। हम लोगों इन लोगों से दूर ही रहना चाहिए। देखो कुछ कुछ ऐसे मीडिया वाले होते हैं ना, उनको ये मतलब नहीं है कि हम लोग क्या परोस रहे या क्या न्यूज दे रहे, बस ये रहता है दिमाग में कि सबसे पहले देना है। मुझे नहीं पता ये गलत है कि सही है। बहुत सारे ऐसे मीडिया चैनल वाले होते हैं जो मतलब ये ध्यान में नहीं रहता कि सही दे रहे हैं न्यूज कि गलत दे रहे हैं, बस सबसे पहले देना। हालांकि मैंने आज तक कोई भी न्यूज चैनल वाले को मैं उतना अच्छे से फॉलो नहीं करता हूँ। अगर कोई मुझे न्यूज अगर कुछ जानना रहता है तो मैं इसके मतलब बहुत सारे आर्टिकल्स में पढ़ता हूँ, उसको थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ। न्यूज चैनल पे मैं कभी भरोसा नहीं करता, क्या पता वो गलत न्यूज दे रहा हूँ। वो अपने भलाई के लिए ना, वो अपने टीआरपी के चक्कर में कुछ भी मतलब कुछ भी बोल देते हैं। देखो मैं ज्यादा गहराई से नहीं बताने वाला उसमें न्यूज चैनल के बारे में, आप लोग समझदार हो। धर्म जातीय लिंग पर भेदभाव का प्रतिशत, तो हमें किसी भी धर्म जाति और लिंग पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। लिंग बोले थे यहाँ पर स्त्री पुरुष पे कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। सरकार इन्हें आज्ञा देती है कि आप समान रूप से आगे बढ़ो। हालांकि मैं स्पेशल यहाँ पर जोड़ दूंगा स्त्री महिला पे दूंगा। देखो महिलाओं को देखो ये बोला जाता है कि तुम पढ़ो लिखो, उसको आजादी दी गई है कि महिलाओं को भी यहाँ आजादी दी गई है कि बाबू पढ़ो, आगे लिखो, आगे बढ़ो। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि हम लोग का अधिकार क्या है। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ भाग 3 को अनुच्छेद 12 से 35 तो गहराई से पढ़ो, तब आपको पता चलेगा कि हमारा अधिकार क्या चीज है। यहाँ महिलाओं को भी अधिकार दिया गया है कि तुम आगे बढ़ो, निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ो, कोई आपसे प्रतिरोध नहीं किया है, कोई आपसे भेदभाव नहीं करेगा। सोचो अगर महिला पर कोई भी भेदभाव करता है तो सीधा कहां पहुंच सकता है? अनुच्छेद 32 प्रयोग करके सीधा कहां पहुंच सकता है? सुप्रीम कोर्ट। बताओ अगर महिला होते हुए भी अगर कोई महिला से भेदभाव का प्रतिरोध करता है, महिला पर अगर महिला होने के नाते उसे महिला पर प्रतिरोध, देखो महिला से कोई भेदभाव का प्रतिरोध करता है तो सीधा कहां पहुंच सकता है? सुप्रीम कोर्ट। अंदाजा है अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा, सबसे उच्च न्यायालय है, सबसे उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बाद कुछ नहीं है, खाली कुछ नहीं है, हाईएस्ट सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। और कोई महिला सुप्रीम कोर्ट चली गई सिर्फ ये केस लेकर के कि फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ भेदभाव का प्रयोग किया, तो सोचो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा। तो यहाँ उसको अधिकार दिया गया महिला को, तुम आगे बढ़ो, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ो, खेल कूद में, संगीत में, है ना, अपने पढ़ाई लिखाई की दुनिया में, कलाकारी की दुनिया, कुछ भी मतलब कुछ भी क्षेत्र में जिसमें आपको रुचि, आप आगे बढ़ो। लेकिन महिलाओं को तो ये पता नहीं, उनको तो रील्स बनाना है, शॉर्ट्स बनाना है, उसी में वायरल होना है, फॉलोअर्स चाहिए। आजकल तो ट्रेंड चला गया है, भाई आओ शॉर्ट्स बनाओ, रील्स बनाओ, डांस करो। तो देखो मैं आप लोग को, अगर आप लोग स्टूडेंट हो, भली बातें जानते हो, अपने रील्स और शॉर्ट्स देखे होंगे, मैं आप लोगों को चेतावनी देता हूँ कि आप सावधान हो जाए। रील्स और शॉर्ट्स अब लोग देखना छोड़ दो। मैं आपको एक हकीकत सच्चाई बता रहा हूँ, वहां पर आपको वो देखने को नहीं मिलेगा जो आप देखना चाहते हो। वहां आपको वो दिखाया जाएगा जो जबरदस्ती आप देख रहे हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ? वहां आपको वो नहीं दिखाएगा जो आपके भलाई के लिए या आपको विकास के लिए जरूरी है। वहां आपको वो दिखाया जाएगा जो आप लोग को देखना नहीं चाहते, वही आप लोग देखोगे। रील्स और शॉर्ट्स का ऐसा एल्गोरिथम तैयार किया गया है। तो मैं आप लोगों को सावधान करूंगा, अगर आप रील्स और शॉर्ट्स देखते हो ना तो उसमें काफी समय जायज होता है, काफी समय उसमें बर्बाद होता है। तो आप इन लोगों से सावधान हो। हालांकि देखो मैं आप लोगों को बताने के लिए थोड़ा सा समय लूंगा। अगर बात इस पर आ गई तो मैं थोड़ा सा और आगे गहराई से मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखो आप लोग सोशल मीडिया से जितने आप लोग सावधान हो जाओगे उतने आप लोग के लिए बेहतर होगा। तो इसीलिए धर्म, जाति और लिंग पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अफसर की समानता। देखो लोक मतलब होता है सरकारी, नियोजन का मतलब होता है नौकरी, सरकारी नौकरी में अफसर की समानता, सरकारी नौकरी में अफसर की समानता, है ना। देखो सरकारी जो नौकरी जो निकलता है, जो जितने भी वैकेंसीज निकलती है, और सभी लोगों अफसर की समानता दी जाएगी। सभी लोगों के लिए बराबर रूप से अफसर, मतलब फॉर्म भरने के लिए, ज्वाइन करने के लिए या नौकरी करने के लिए अफसर को जो समानता है ना, सब में बराबर रूप से दिया जाएगा। 17 नंबर देखो अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत है।
देखो, छुआछूत का अंत, यहाँ हम किसी से छुआछूत नहीं कर सकते, अस्पृश्यता नहीं कर सकते, ये इसका अंत कर दिया गया। अगर वैसे मामले में अगर ऐसे कोई पकड़ा जाता है तो सीधा आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाएगा वो व्यक्ति, तो आपके ऊपर दंडनीय कार्रवाई हो सकता है। तो इसीलिए अस्पृश्यता का अंत किया गया है, किसी से छुआछूत नहीं कर सकते, है ना, ये खत्म हो गया है। ये देखो, ये रूढ़िवादी थी, ये पहले से चला आ रहा था, है ना, छुआछूत चला आ रहा था, इसको खत्म कर दिया गया। देखो, ये पहले हुआ करता था छुआछूत, लेकिन आपके मामले में ऐसा नहीं। हालांकि अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है, अगर आप उसको कुछ ठोस प्रमाण लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओगे तो उस व्यक्ति का ना वाट लग जाएगा। समझ में आ रहा है? उस व्यक्ति का वाट समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसको थोड़ा सा गौर से सुने। अस्पृश्यता का छुआछूत आप नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। देखो अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। आप किसी भी प्रकार का उपाधि नहीं रख सकते, किसी भी प्रकार का उपाधि नहीं रख सकते। आप देखो, इतिहास जैसे पढ़ोगे तो फलाने व्यक्ति ने इतना लंबा उपाधि रखा था, सुल्तान का उपाधि रखा था, गाजी का उपाधि रखा था, फलानी चीज का उपाधि रखा था। तो आप किसी भी प्रकार के उपाधि आप नहीं रख सकते, उपाधियों का अंत। लेकिन इसमें शिक्षा से संबंधित और सैन्य से संबंधित, यानी कि सैनिकों से संबंधित और शिक्षा से संबंधित आप उपाधि रख सकते हो, जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। ये सब जो उपाधि है ना, शिक्षा से संबंधित जो उपाधि आप रख सकते हो। डॉक्टर, जो पीएचडी वाला डॉक्टर हो या एमबीबीएस डॉक्टर हो, वो अपना उपाधि लगा सकते हैं। डॉक्टर क्या चीज है, आगे नाम पे अगर डीआर लगाता है तो शिक्षा से संबंधित उपाधि रख सकते हो, सैन्य से संबंधित उपाधि रख सकते हो, जैसे लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट मेजर, है ना, जनरल, ब्रिगेडियर, ये सब है ना, अपना उपाधि रख सकते हैं। सैन्य से संबंधित, सैनिकों से संबंधित और शिक्षा से संबंधित उपाधि रख सकते हैं। बाकी सब उपाधियों का अंत है। 19 में वाक्य स्वतंत्रता। देखो, इसमें स्वतंत्रता दी गई है, इसमें स्वतंत्रता दी गई है, 5-6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। फ्रीडम, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता, है ना, वाक्य स्वतंत्रता। इसमें देखो 5 से 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। वो कौन कौन से प्रकार है, देखो मैं आपको बताता हूँ। पहला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति मिस मतलब अभिव्यक्त करने के लिए, बोलने के लिए, या कहीं पर अपना अभिव्यक्त करने के लिए, कुछ दिखाने के लिए या कुछ शो करने के लिए, बोलने के लिए स्वतंत्रता दी गई है। पहला नंबर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा नंबर सभा करने की स्वतंत्रता, इसी में है 19 में, ये 19 के 1 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता। दूसरे में है सभा करने की स्वतंत्रता, मतलब सभा करने की स्वतंत्रता, मतलब ग्रुप डिस्कशन करने की स्वतंत्रता, सेमिनार लेने की स्वतंत्रता। किसमें बताई गई? 19 नंबर में बताई, 19 के 2 में बताया गया सभा करने की स्वतंत्रता। जो आप लोग सेमिनार करते हो ना बड़े बड़े म्यूजियम, बड़े बड़े स्टेडियम में, तो 19 के 2 में बताया गया सभा करने की स्वतंत्रता। 19 के 3 संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथे में बताया गया, बताओ चौथे नंबर में क्या बताया, आप लोग जल्दी बताओ। चौथे नंबर बताया भ्रमण करने की स्वतंत्रता, मतलब घूमने फिरने की स्वतंत्रता। आपको भ्रमण जो मैं आपको बता रहा हूँ, घूमने फिरने की स्वतंत्रता। आप झंडे लेकर कहीं भी जा सकते हो, लेकिन दायरे में रह करके। आंदोलन करने की स्वतंत्रता, लेकिन दायरे में रह करके। तो 1904 में बताया गया, है ना, क्या बताया गया? भ्रमण करने की स्वतंत्रता। आप एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक भ्रमण कर सकते हो। आजकल देखा गया है ना कि हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, साइकिल से कोई मतलब ट्रैवलिंग करता है, एक रास्ते से दूसरे रास्ते घूमने के लिए जाता है। क्या देखो, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बाइसाइकिल से ट्रैवल कर रहे हैं या साइकिल से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये सब किस अनुच्छेद में बताता है? अनुच्छेद 4 में भ्रमण करने की स्वतंत्रता। 5वें नंबर में क्या चीज किया है? निवास करने की स्वतंत्रता, मतलब कहीं पर बस जाने की स्वतंत्रता। आप बिहार राज्य में रहते हो, सोचते कि नहीं भाई मुझे यूपी में रहना, चलो यूपी में रहना, चलो हमको महाराष्ट्र में रहना है, हमको कर्नाटका में रहना है, या हमको केरला में रहना है, या हमको पश्चिम बंगाल में रहना है, या वेस्ट बंगाल में रहना है, या हमको मुंबई में रहना है, या हमको मुंबई में जाना है ना। मुंबई में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े शहर है ना, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े शहर है, और बहुत सारे ऐसे वहां पर सोसाइटी भी है। आप सोचेंगे नहीं हमको चले बांद्रा में रहना है, मुंबई के बांद्रा में रहना है ना, मतलब पहाड़ों झरनों के बीच में हमको रहना है। तो बस जाने की स्वतंत्रता बताया गया 19 के 5 में। 19 के 6 में बिजनेस करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। बताओ ये सब किसमें मिलता है? अनुच्छेद 19 के 6 में मिलता है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 में बहुत सारी स्वतंत्रता दी गई है। तो मैंने आपको बता दिया, पहला क्या? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता। 5वें नंबर पे बताओ, 5वें नंबर अभी मैंने जस्ट बताया, बताओ जल्दी बताओ। अभी मैंने आपको बताया 5वें नंबर, जल्दी बताओ। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। 5वें नंबर पे भ्रमण करने की। देखो 19 में, अनुच्छेद 19 में बहुत सारी स्वतंत्रता दी गई है। पहला नंबर
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता मतलब घूमने फिरने की स्वतंत्रता, उसके बाद निवास करने की स्वतंत्रता मतलब कहीं पर निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है। छठे नंबर पे व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 20 देखो, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये काफी इंटरेस्टिंग है। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखो अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार की प्रावधान दी गई है। देखो अनुच्छेद 20 में 3 अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया है। देखो किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसी समय के कानून के हिसाब से उसको सजा दी जाएगी। पता चला 2019 में उसको पकड़े हैं और सजा देंगे 2020 वाले के हिसाब से, तो ये गलत बात है। तो जहां पर उसको पकड़े, जिस समय में उसको पकड़े हैं, जिस डेट को पकड़े, तो उसी डेट के सजा के अनुसार उसको सजा देंगे। दूसरा नंबर, एक गलती की एक ही सजा देंगे। ऐसा नहीं कि उसको 2-3 प्रकार की गलती की है और उसको एक ही सजा दे देंगे, नहीं। कभी कभी ऐसा भी घटना घट जाता है, एक ही व्यक्ति 4-5 प्रकार के अपराध कर देते तो उसको एक सजा नहीं दी जाएगी, उसको 4-5 प्रकार की सजा उसको दी जाएगी, है ना। अगर एक सजा कंप्लीट हो गई, फिर दूसरी सजा, फिर तीसरी सजा। तो पहला नंबर में क्या बताया मैंने आपको, सजा मिलेगी उसी के समय के अनुसार सजा मिलेगी। जिस समय उसको गिरफ्तार किया गया उसी समय के अनुसार उसको सजा दी जाएगी। सेकेंड नंबर, एक गलती की एक सजा दी जाएगी, एक गलती की एक सजा दी जाएगी। और तीसरा नंबर देखो तीसरा नंबर, उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में, कोर्ट में उसको हाजिर करना पड़ेगा, है ना। अगर पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, हालांकि गिरफ्तार तो पुलिस ही करेगी, तो तीसरे नंबर में बताया गया उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उसको, है ना, घोषित किया जाएगा। हालांकि पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी तो पुलिस उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में लेकर के जाएगी, है ना, प्रस्तुत करेगी। अब देखो अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, देखो आपको प्राण एवं दैहिक मतलब आपको यहाँ बताया गया, आपके प्राण मतलब आपको जीने का अधिकार दिया गया, जीने की स्वतंत्रता दी गई है। आप जी सकते हो, आप आत्महत्या नहीं कर सकते, ना ही आप किसी की जान ले सकते। देखो सिंपल सा मतलब, आपने किसी को जन्म दिया है नहीं, मतलब आप किसी की जिंदगी बना नहीं सकते, तो आप किसी की जिंदगी छीन भी नहीं सकते। तो यहाँ प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, आप ना ही किसी से प्राण ले सकते हो, ना ही खुद का प्राण आप त्याग सकते हो, ना ही आप आत्महत्या कर सकते हो। अगर आपने आत्महत्या की, है ना, अगर आपने आत्महत्या करने की कोशिश की, अगर आप बच गए तो आपके ऊपर भी धारा लग सकती है, आपको भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है कि ऐसी कौन सी वजह थी जो आप आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे। तो आप ना ही किसी से प्राण ले सकते हो और ना ही आप खुद का प्राण दे सकते। ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। 19 के क या 19 के ए बोलो, बात देखिए, 6 से 14 वर्ष को बच्चों की शिक्षा का अधिकार। इसीलिए देखो सरकारी स्कूल खोले गए हैं ताकि उनको फ्री शिक्षा दे इसलिए सरकारी स्कूल खोले गए ताकि उन लोगों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल सके, फ्री में शिक्षा का अधिकार मिल सके। ये 21 के क है। अब 22 देखो, कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण। अगर पुलिस आपको हिरासत में ली, है ना, पुलिस अगर आपको गिरफ्तार की तो पुलिस आपको 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में आपको हाजिर करेगा, है ना। पुलिस आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में आपको पेश करेगा। ये बताया गया अनुच्छेद 22 में, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। यहाँ आपको बताया गया आपको खुद को अपने मन पसंद से आप वकील रख सकते हो ताकि आपको केस आराम से जीत सको, है ना। आप अपना तो यहाँ बताया कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। कुछ ऐसे कंडीशन भी होते हैं जब आपको इस संरक्षण दिया जाता है कि आप अपना बचाव करो। कभी कभी देखो ऐसा हो जाता है कि फलाने व्यक्ति ने लड़ाई किया और लड़ाई करते करते हमारा भी नाम दे देता है, तो वैसे करने से पुलिस आपको तो गिरफ्तार कर लेगी, उठा के लेके जाएगी, वारंट दिखाएंगे। 24 घंटे के अंदर अगर न्यायालय में लेके जाएगा, पुलिस लेके जाएगा वहां पर, तो वहां पर आप अपने मन पसंद से वकील रख सकते हो, है ना, अपना गवाह रख सकते हो कि हाँ देखो हम जिस समय पर वहां घटनास्थल पर लड़ाई हुआ तो वहां पर हम मौजूद ही नहीं थे। तो वैसे कंडीशन पे आपको पता है कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण, खुद का वकील रख सकते हो। पुलिस यहाँ आपके साथ मारपीट नहीं करेगी। 24 घंटे के बाद आपको न्यायालय में पेश करेगी। न्यायालय में पेश करने के बाद अपना खुद का वकील आप रख सकते हो ताकि ये गवाह दे सको, ये बयान दे सको कि इस मामले में मैं इन्वॉल्व नहीं था। तो बताया गया कुछ दफा में गिरफ्तारी से संरक्षण। हालांकि मैं यहाँ अनुच्छेद पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटी नहीं पढ़ा रहा, इसलिए मैं इसको गहराई से नहीं पढ़ाऊंगा। अगर मैं इसको गहराई से पढ़ाया तो ये काफी देखो यहाँ देखो 20 और 22 ये काफी इतना इंटरेस्टिंग अनुच्छेद है ना कि आपको मजा आ जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अभी यहाँ अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, तो जैसे हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो हम इसको गहराई से पढ़ेंगे। अभी हम लोग अनुच्छेद देखते जाएंगे। तो अनुच्छेद 22 में बताया है कुछ दफाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। पुलिस अगर आपको गिरफ्तार करेगी तो 24 घंटे में न्यायालय में लेके जाएगी और आपको ये संरक्षण, ये अधिकार मिला गया है कि आप वकील रख सकते हो। किस कंडीशन पे? जब आपने संज्ञेय अपराध किया हो। अगर आपने कोई बड़ा अपराध किया ना, तब वहां पर आपको 24 घंटे में नहीं, हो सकता है पुलिस आपको मारपीट भी करे, 2-3 दिन आपके पास रखेगी भी ताकि सारा सबूत हम इकट्ठा कर सके।
तो ये आपको मिलता है केवल संज्ञेय अपराध में। छोटा मोटा क्राइम अगर आप करते हो या गलती से किसी व्यक्ति ने आपका नाम दे दिया तब आपको 24 घंटे में न्यायालय में पेश किया जाएगा। आप अपने मन पसंद से वकील रख सकते हो। और आपने कोई बड़ा अपराध किया वहां जाके बोलोगे कि हम अपना वकील रखेंगे केस छुड़वाने के लिए, ये जीतने के लिए, ये साबित कर सके कि हम इन्वॉल्व नहीं थे इस केस में, तो वहां आपको पुलिस मार मार के ना आपको चार बना देगा, आपको मार मार के ना आपको हालत बिगाड़ देगा आपको। आप देखते हैं अनुच्छेद 30, मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम, है ना। मानव के दुर्व्यवहार, देखो आप मानव से कोई दुर्व्यवहार नहीं करा सकते। बेगारी जिसको बोलते हैं, बेगारी, काम किया और उसको पैसा नहीं दिया या उसको गलत तरीके से हम लोग काम करवाया, तो मानव से हम मतलब बेगारी नहीं करवा सकते, है ना, उससे गलत काम नहीं करवा सकते। यह अनुच्छेद 30 में। 24 में देखो, कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत, है ना। कारखानों में जो बड़े बड़े खतरनाक कारखाने होते हैं जहां कोयला का दान होता है ना, जहां पर पटाखे वगैरह बनते हैं, तो इस तरह के कारखानों में हम बालकों को, बच्चों को हम वहां पर लगा नहीं सकते, काम पे नहीं लगा सकते। ये अनुच्छेद 24 में बताया गया। 25 देखो, धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। आप देखो, धर्म के आचरण कर सकते हो, धर्म आचरण कर सकते हो। आप हिंदू धर्म का आचरण कर सकते हो, भजन कर सकते हो, है ना। आप मुस्लिम हो तो आप उसमें भी बहुत सारे होते हैं, आप नमाज पढ़ सकते हो, है ना। धर्म का आचरण और प्रचार भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना सभा लगाते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसा मंच लगाते हैं, वहां पर धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म की बातें करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत बताओ, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 25 के तहत धर्म का आचरण कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो कि आप हिंदू धर्म में आइए, यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, यहाँ आपको शांति मिलेगा, अच्छा माहौल मिलेगा, यहाँ का सभ्यता और संस्कृति अच्छी है। तो इस तरह के प्रचार जो करता है किस अनुच्छेद के तहत बताओ? अनुच्छेद 25 के तहत। धर्म आचरण, देखो हिंदू धर्म में तिलक लगाने के लिए अच्छा माना जाता है, तिलक लगाना, तो ये भी धर्म का आचरण है। अगर हम तिलक लगाते हैं, पगड़ी लगाते हैं ना, यहाँ पर गमछा रखते हैं, तो सभ्यता है, वो आगे मैं बताऊंगा। लेकिन तिलक लगाना, पगड़ी पहनना, ये सब धर्म का आचरण है। तो किस अनुच्छेद के तहत तिलक लगाते हो? अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 25 के तहत। 26 में देखो, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध कर सकते हो। अब मान लीजिए आपके गाँव में यज्ञ हो रहा है, बड़े लेवल का यज्ञ हो रहा है, या मान लीजिए आपको कलश यात्रा आपके गांव से निकलना है ना, कलश यात्रा की तैयारी कराना, या फिर पूजा का पंडाल लगाना है, पूजा का पंडाल लगाना है, या किसी मान लीजिए दुर्गा पूजा है या किसी ऐसा पूजा है वहां पर हमको पंडाल लगाना है, वहां पर धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध की स्वतंत्रता, मतलब वहां पर धार्मिक जो कार्य होगा उसके लिए हमको बहुत प्रबंध करना है, बहुत वहां पर मैनेजमेंट करना है, बहुत चीजें वहां पर बहुत सारी चीजें इकट्ठा करना है, प्रबंध करना है। वहां पर धार्मिक कार्यों के लिए बहुत चीजों के लिए प्रबंध करना है ना, बहुत चीजों वहां फैसिलिटी लाना है। देखो वहां धार्मिक कार्यों के लिए बहुत चीजों का प्रबंध करना है, बहुत सारी फैसिलिटी वहां पर लाना है। तो वो सब कार्यों के लिए प्रबंध करने के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध करने के लिए किस अनुच्छेद में व्याख्या? अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 26 में देखो, हम लोग पूजा को पंडाल लगा रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, या कहीं कहीं पर जागरण हम लोग करवा रहे हैं, तो धार्मिक कार्यों के लिए जो प्रबंध जो किए जाते हैं, वहां पर जो फैसिलिटी, जहां पर जो मैनेजमेंट किया जाता है, तो वो किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 22 में, है ना। बड़े बड़े पंडाल लगा सकते हैं, यज्ञ करवा सकते हैं ना, बहुत बड़ा मंच लगा सकते हैं ना, पंडाल लगा सकते हैं। अनुच्छेद 26 में ये व्याख्या है। और देखो 27-28 गायब है, तो कोई बात नहीं, 27-28 गायब है तो हम बता देते हैं आपको। देखो अनुच्छेद 27 में ये बताया गया है, धार्मिक कार्यों के लिए जमा पूंजी पर टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक कार्य के लिए जो जमा पूंजी है, मतलब धार्मिक कार्य के लिए जो वहां पर पूंजी, उसके लिए जो पूंजी जमा किया गया उस पर टैक्स नहीं लगेगा, सरकार भी टैक्स नहीं लेगी, है ना, सरकार टैक्स नहीं लेगी। और पता चला किसी काम के लिए, किसी धार्मिक कार्य के लिए मैंने कोई पूंजी, मान लीजिए मंदिर बनाने के लिए, मैंने एक मंदिर बनाने के लिए या मंदिर उद्घाटन के लिए कुछ पैसे इकट्ठा किए, सरकार ने वहां पर टैक्स ले लिया, तो हम अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि हम फलाने काम के लिए, धार्मिक कार्य के लिए हमने पूंजी जमा करके रखा था, सरकार ने टैक्स ले लिया। तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से आपको ये न्याय मिलेगा कि फलाने व्यक्ति का टैक्स लौटाया जाए, क्योंकि ये टैक्स, ये पूंजी धार्मिक कार्यों के लिए इकट्ठा किया गया था, न कि टैक्स देने के लिए। तो बताओ, अनुच्छेद 27 में ये व्याख्या है कि हम धार्मिक कार्यों के लिए टैक्स, जो पूंजी जमा है उसमें टैक्स नहीं लगेगा, ये अनुच्छेद 27 में। और 28 में क्या चीज है? क्योंकि यहाँ 27-28 नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अनुच्छेद 28, तो अनुच्छेद 28 में यह व्याख्या है, सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। सरकारी स्कूल कॉलेज में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, भाषा पढ़ाया जाएगा लेकिन धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। देखो उर्दू, फारसी, हिंदी, संस्कृत पढ़ाया जाएगा। भाषा कोई धर्म नहीं होता, भाषा केवल एक भाषा है,
भाषा केवल एक भाषा जो दूसरे से हम वार्तालाप कर सके। वो किसी धर्म का संकेत नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है। भाषा कोई धर्म नहीं हो सकता है, केवल एक भाषा है, एक मतलब एक ज्ञान है जो हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए कोई भी सरकारी कॉलेज में या जो भी कोई भी सरकारी कॉलेज स्कूल में वहां धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। या सरकार किसी को पैसा दी, किसी को फंड दिया है कि तुम जाओ कोचिंग संस्थान खोलो, अपना स्कूल कॉलेज खोलो, जहां सरकार फंड दिया, सरकारी पूंजी लगाई है, या सरकार का स्कूल कॉलेज है, वहां धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। हाँ, भाषा सिखाया जा सकता है, हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, ये सब भाषा सिखाया जा सकता है, लेकिन धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता। देखो धार्मिक शिक्षा क्या है, ये धार्मिक से संबंधित ज्ञान क्या चीज है। तो देखो पूजा कैसे करवाया जाता है, कलश स्थापना कैसा होता है, यज्ञ कैसे करवाया जाता है, तो ये सब तमाम प्रकार के जो ज्ञान है ना, ये धार्मिक शिक्षा से रिलेटेड है। तो किसी भी सरकारी कॉलेज में या स्कूल कॉलेज में जहां सरकार फंड दी है, ये सरकारी पैसा लगाइए, पूंजी लगाइए, तो वैसे संस्थानों में धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जाएगी, धर्म से रिलेटेड कोई भी ज्ञान नहीं दिया जाएगा, भाषा सिखाया जा सकता है। ये अनुच्छेद 28 में, 27 में था टैक्स नहीं लगेगा, धार्मिक कार्यों के लिए जमा पूंजी पर टैक्स नहीं लगेगा। 28 में बताया गया है कि कोई भी सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। ओके, अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। देखो जो अल्पसंख्यक है, जिनकी जनसंख्या कम है, उनको वैसे वर्गों के लिए वैसे वर्गों के लिए भलाई के लिए संरक्षण किया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग जैसे मान लीजिए माइनॉरिटी मतलब कम्युनिटी के लिए, तो मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सिख संप्रदाय है, सिख लोग हैं, सिख समुदाय के लोग हैं, है ना, सिख लोग हैं या जैन लोग, उनकी कोई एरिया है या कोई ऐसा राज्य है जहां पर सिखों की जनसंख्या बहुत कम है ना, जहां जैन लोगों की संख्या बहुत कम है, तो वैसे लोगों के लिए उनके भलाई के लिए संरक्षण किया जाएगा, सरकार के माध्यम से उनको संरक्षण दिया जाएगा। और इसमें यह भी बताया गया अनुच्छेद 29 में, आप अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए आप उसको पालन कर सकते हो। अनुच्छेद 29 में ये भी बताया गया आप अपने सभ्यता और संस्कृति को, देखो अनुच्छेद 29 में ये भी बताया गया आप अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रहने के लिए आप उसको पालन कर सकते हो। पगड़ी बांध देखो अनुच्छेद 29 में ये भी बताया गया आप अपने सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए या उसको फॉलो करने के लिए, पालन करने के लिए आप पालन कर सकते हो। जैसे कि किसी को पगड़ी पहनना, किसी को तिलक लगाना, किसी को गमछा रखना, किसी को कोई महिला उसको साड़ी पहनना, किसी को गोरखा पहनना, किसी को सूट पहनना, या किसी को और कपड़ा पहनना है ना, किसी को धोती कुर्ता पहनना, या किसी को तिलक लगाना, किसी को मतलब अपने अपने वस्त्र पहन सकते हैं। हाँ, इसमें अपने तरीके से अपने सभ्यता और संस्कृति को पालन करने का ये अधिकार मिलता है अनुच्छेद 29 को। और अल्पसंख्यक जिनकी जनसंख्या कम है, तो वैसे वर्गों के लिए हितों के लिए संरक्षण है, उनकी भलाई के लिए संरक्षण कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है सरकार, प्रोटेक्शन मिलता है सरकार के माध्यम से, और अपने सभ्यता और संस्कृति को अपना मतलब पालन कर सकते हैं। ओके, देखो अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। देखो अनुच्छेद 29 में बोला गया है कि जहां पर जनसंख्या कम है, जिस वर्गों की जनसंख्या कम है, वहां उनको पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार है। मान ले जाए एक कॉलेज है, वहां पर जैसे कि सिख धर्म, सिख पगड़ी बांधते, तो सब वहां पर हिंदू धर्म है, तो सभी लोग आराम से पढ़ने के लिए जाते हैं उस कॉलेज में, उस स्कूल में या कॉलेज में। लेकिन वहां पर दो चार ऐसे लोग हैं, तो उनको थोड़ा असहज महसूस होता है कि यार सब लोग तो ऐसे आते हैं, हम लोग पगड़ी पहन के आते हैं। या मान लीजिए कोई ऐसा अनुच्छेद 29 में, तो अनुच्छेद 29 का तहत अपना सभ्यता संस्कृति पालन करने का अधिकार। तो अनुच्छेद 30 में बताया गया है कि अगर कोई कॉलेज जा रहा है, कोई भी स्टूडेंट, तो वहां पर सभी लोग तो हिंदू लोग हैं, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे लोग क्या है, कुछ 2-4 लोग ऐसे हैं जो सिख लोग के हैं, पगड़ी पहन के जाते हैं। तो उन लोग को असहज महसूस होगा कि सभी लोग तो ऐसे आते हैं, हम लोग पगड़ी बन के आते हैं, तो सब उनको असहज महसूस होगा, मतलब उनको कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा। तो वैसे कंडीशन पे अनुच्छेद 30 बताया कि अगर शिक्षा संस्थाओं पर स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार भी है, अगर वो लोग चाहे तो अपना खुद का इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं, अपना स्कूल कॉलेज भी खोल सकते हैं, और वहां खुद पढ़ सकते हैं, और वहां पर उनका प्रशासन करने का अधिकार है। तो यह अनुच्छेद 30 में बताया गया। अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण होगा, 29 में बताया गया। अल्पसंख्यक वर्ग पढ़ लिख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, उनसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता, वो अपनी सभ्यता संस्कृति का पालन कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको असहज महसूस होता है बाकी सब लोगों के साथ, तो अनुच्छेद 30 के तहत वो अपना शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, वहां प्रशासन भी कर सकते हैं, वहां पढ़ और पढ़ा भी सकते हैं अनुच्छेद 30 के तहत। देखो 31 गायब है, तो समझो कि परमानेंट के लिए गायब है, उसको सरकार ही हटा दिया। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है।
वो अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार, हालांकि उसको हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया, अब वो कानूनी अधिकार बन गया। याद रखना, अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया संशोधन करके, अब वो कानूनी अधिकार बन गया है। पहले क्या था? अनुच्छेद 31 पहले क्या था? तो पहले था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार अब बन गया कानूनी अधिकार। अनुच्छेद 32 अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार। देखो मैंने यही बताया था, अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार के बारे में बताया गया। भाई उपचार क्या है इसका? अगर कोई मेरा मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, या कोई हनन करता है, या छीनता है, या मूल अधिकार पर रोकता है, कोई रोक लगाता है, तो वैसी कंडीशन में उपचार क्या है? तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सीधा हम कहा जा सकते हैं? बताओ जल्दी। सीधा अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ रीट निकालने की सुविधा दी गई है। अनुच्छेद 32 में रीट निकालने की सुविधा दी गई है। तो उसमें देखो कितने प्रकार की रीट निकलती है, जल्दी बताओ कितने प्रकार की रीट निकलती है। देखो पहले देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, है ना, प्रतिषेध और अधिकार प्रेक्षण, 5 प्रकार की है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उसके बाद उत्प्रेषण, और उसके बाद क्या होगा? अधिकार प्रेक्षण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार प्रेक्षण। ये 5 प्रकार की रीट जारी करता है। मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो इसको काफी गहराई से पढ़ाऊंगा। अब इसे इतना याद रखिए, अनुच्छेद 32 के तहत रीट निकाला जाता है 5 प्रकार के: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षण। उसके बाद देखो 33 गायब है, 34 गायब है, 35 गायब है। तो कोई नहीं, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं बताता हूँ 33 क्या चीज है। देखो कुछ व्यक्तियों पर ना मूल अधिकार की कमी कर दी गई है, जैसे मीडिया लोगों पर, सैनिक लोगों पर, पुलिस लोगों पर। तो इन लोगों से देखो अधिकार थोड़ा सा कमी कर दी गई। क्यों कमी कर दी गई? और मान लिया जाए मीडिया को ये अधिकार दिया जाएगा, तुमको स्वतंत्रता दी गई है, तुम सब कुछ बोलो, तो मीडिया लोगों के पास कुछ ऐसे खुफिया जानकारी होती है भारत सरकार की, अगर वो न्यूज चैनल पर आकर के अगर वो लोग वक्त देंगे, बोल देंगे, तो सोचो देश के लिए कितना हानि होगा। इसलिए मीडिया वाले से कुछ अधिकार छीन लिया गया। या मान लीजिए कहीं पर वो लोग रिपोर्टिंग करने के लिए गए, है ना, कहीं पर रिपोर्टिंग करने के लिए गए और उनको कुछ ऐसा चीज जानकारी मिल गई, अगर वो न्यूज चैनल पर बता देंगे तो कितना हानि हो जाएगा, कितना बवाल मच जाएगा। तो वैसे कंडीशन पे मूल अधिकार उनसे कुछ छीना गया, हटाया गया पुलिस लोगों से। तो पुलिस लोगों से देखो उनसे भी थोड़ा सा मूल अधिकार कम की गई है। पुलिस लोगों से कैसे कमी की गई है कि देखो उनको ड्यूटी दी गई है, जैसे मान लीजिए उनको स्वतंत्रता का अधिकार है कि हमको घूमने फिरने का अधिकार है। 24 तारीख को अगर मान लीजिए 24 तारीख को कोई ऐसा त्योहार है ना, कोई ऐसा त्योहार है, कोई ऐसा पर्व है, त्योहार है, उस समय जुलूस निकलने वाला, माने रामनवमी का जुलूस निकलने वाला है, तो उसमें पुलिस का प्रोटेक्शन रहेगा। और वो पुलिस सोचेगा कि नहीं, हमको स्वतंत्रता का अधिकार, हमको घूमने फिरने का अधिकार है, हम रामनवमी में फलाना जगह जाएंगे घूमने के लिए, तो उनको तो थोड़ा सा मूल अधिकार की कमी की गई। नहीं, तुमको घूमने का अधिकार यहाँ नहीं दिया, यहाँ तुमको, है ना, अब सरकार के नौकरी कर रहे हो तो आपको यहाँ प्रोटेक्शन करने का वहाँ काम मिल दिया जाएगा, मतलब थोड़ा यहाँ पर देख रेख का काम दिया जाएगा कि देखो रामनवमी का जुलूस निकाला, कोई कुछ अप्रकृत कुछ घटना न घट जाए, इसलिए आप उसका प्रोटेक्शन करोगे। हाँ, तो इसलिए उससे कुछ मूल अधिकारों की कमी की गई है। सेम इसी प्रकार सैनिकों पे भी अप्लाई होता है, उनसे भी थोड़ा मूल अधिकारों की कमी की गई है, उनको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए उनका मौलिक अधिकार थोड़ा सा कमी की गई है। अनुच्छेद 33 में बताया गया। अनुच्छेद 34 में क्या चीज है? अनुच्छेद 34 में ये गया, जहाँ सैन्य क्षेत्र है, जहाँ सैनिक इलाका या छावनी वगैरह है, जहाँ पर मिलिट्री वगैरह जो वहाँ लोग रहते हैं या ट्रेनिंग करते हैं, तो वहां पर मूल अधिकारों की कमी की गई है। अब सोचो, कल्पना करो, जहाँ सैन्य क्षेत्र है ना, सैनिक वाले क्षेत्र है, वहां पर छावनी है, और वहां पर कोई गाड़ी पी करके चला रहा है, शराब पी करके, हालांकि शराब पीना इलीगल है, हालांकि बिहार में इलीगल है, कि अदर स्टेट में लोग पीते हैं, कोई बात नहीं, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो मान लीजिए कोई गाड़ी चला रहा है, फुल स्पीड पे चला रहा है, और छावनी वाले इलाके से, सैन्य क्षेत्र से निकल रहा है, तो वहां पर पुलिस सैनिक इस तरीके से पीटेगा ना कि वो कभी वो गली भूल जाएगा। तो वहां पर कुछ मूल अधिकार की कमी की गई है। पता चला आप झंडा लेकर के हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हल्ला, पूरा झुंड, अपना सभा लेकर के, पूरा ग्रुप गैंग लेकर के आप वहां चले, उस रास्ते से निकल रहे हो, छावनी वाले क्षेत्र से निकल रहे हो, वहां पर रहती है मिलिट्री वाले लोग, है ना। तो वैसे मतलब सीआरपीएफ, बीएसएफ, वहां पर जो मिलिट्री वाले लोग रहते हैं, इंडियन आर्मी लोग रहते हैं, वहां से जो डंडा लेकर निकलेंगे ना, आपको दौड़ा दौड़ा को मारेंगे। इसलिए सैन्य क्षेत्रों में कुछ मूल अधिकार कमी कर दी गई। पहला 33 नंबर में क्या होता है? कुछ लोगों से मूल अधिकार कमी की गई है। 34 नंबर, सैन्य क्षेत्रों में जहां सैनिक के एरिया है ना, छावनी, उस क्षेत्रों से मूल अधिकार की कमी की गई है। 34 नंबर। 33 में व्यक्तियों से हटाया गया, कुछ व्यक्तियों से हटाया गया, किन व्यक्ति? मीडिया वाले से, पुलिस वाले से, है ना, आर्मी वाले से, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो 33 में कुछ व्यक्तियों से मूल अधिकार की कमी गई है। 34 नंबर में जहां सैनिक वाले क्षेत्र है, वहां से मूल अधिकारों की कमी की गई है। अब रह गया लास्ट अनुच्छेद 35।
लास्ट अनुच्छेद 35। तो देखो, मूल अधिकार से संबंधित कोई भी कानून संसद बनाएगा, मूल अधिकार से संबंधित कोई भी कानून संसद बनाएगा, लेकिन दायरे में रह करके ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो हमारे मूल अधिकार को रोकता हो या कमी करता हो या हनन करता हो या मतलब छीनता हो। संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो हमारे मूल अधिकार को रोक दे, है ना, खत्म कर दे या हमसे छीन ले, ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा। ये चीज किस अनुच्छेद में व्याख्या है? अनुच्छेद, जल्दी बताओ, अनुच्छेद 13 नंबर, अनुच्छेद 13 में यह व्याख्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार छीन नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अधिकार छीन नहीं सकता। इवन सरकार भी, संसद भी कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जिससे मूल अधिकार किसी व्यक्ति से छीन सके या मूल अधिकार की कमी की जा सके। तो कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा। अनुच्छेद 35 में कानून बनाना है, अनुच्छेद 35 में मूल अधिकार से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। संसद को मूल अधिकार से संबंधित कानून बनाएगा, ये चीजें बातें 35 में, लेकिन दायरे में रह करके ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार का हनन करता हो। तो ये बातें 13 में लिखा हुआ है, 13 में यही लिखा हुआ है, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो हमारे मूल अधिकार को कमी की है, लेकिन कानून बनाएगा हमारे भलाई के लिए बनाएगा, ये अनुच्छेद 35 में लिखा हुआ है। तो चलो, खत्म हो गया, भाग 3 कंप्लीट हो गया। तो चलो क्लैपिंग बजाओ। चलो, तो देखो, भाग 3 कंप्लीट हो गया, अनुच्छेद 12 से 35 तक कंप्लीट हो गया। चलो एक और क्लैपिंग बजाओ, क्योंकि भाग 3 काफी थोड़ा सा लंबा था, है ना, लंबा था, इंटरेस्टिंग पॉइंट था, इसको मैंने काफी गहराई से पढ़ा है। अब देखो, मैं इसको थोड़ा आगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उतना गहराई से पढ़ने कोई मतलब नहीं रह जाता हम, क्योंकि हमको केवल अनुच्छेद पढ़ना है। देखो, तो देखो, भाग 3 मैंने इतने गहराई से क्यों पढ़ाया? भाग 3 मैंने आप लोगों को गहराई से इसलिए पढ़ाया ताकि आपके अंदर एक रुचि उत्पन्न हो सके, इंटरेस्ट डेवलप हो सके, ताकि आपको लगे कि हम संविधान पढ़ रहे अपने तो इसमें बताया गया अधिकार के बारे में। अगर आप लोग को अधिकार के बारे में नहीं पता होगा तब कैसे बोलोगे हमारे अधिकार? आप कैसे बोल सकते कि मैंने संविधान पढ़ लिया? बताओ, आपके पास बोलने का ये अधिकार है कि मैंने संविधान पढ़ लिया, आप अधिकारों के बारे में नहीं पता तो आप कैसे बोलोगे संविधान मैंने पढ़ लिया? इसीलिए आपको अधिकार के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तब न बोला जाता है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ो, अपना अधिकार मांगो, ये आपका अधिकार है। अधिकार ना मिले तो अनुच्छेद 32, हालांकि इसमें ज्यादा गहराई से नहीं बताया गया कि मैं अनुच्छेद पढ़ा रहा हूँ ना कि पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। पॉलिटी में गहराई से पढ़ाया जाता है, अनुच्छेद पढ़ो, इसको याद करो या रट्टा मारो या इसको समझो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं इतना गहराई से पढ़ाया तो ये नहीं मतलब निकल जाता है, ये मतलब नहीं रह जाता है कि आप इसको रट्टा मारो। एक वीडियो देख लोगे, 2 वीडियो देखोगे, एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, 2-3 बार इसको देखोगे ना वीडियो को, तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ इसको बढ़िया से समझाने की, और आपकी ये कोशिश रहेगी कि इसे एक बार देखे, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो 2 से 3 बार देखिए, कोई बात नहीं। अब शुरुआत करते हैं भाग 4, है ना, पार्ट 4, चैप्टर 4, जो अनुच्छेद 36 से लेकर के आता है कहाँ तक? 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक आता है भाग 4 में, 36 से 51 तक, 36 से 51 तक। तो चलो अब शुरुआत करते हैं भाग 4 की ओर। भाग 4 देखो, अनुच्छेद 36 से आता है 51 तक, 36 से 51 तक। भाग 4 कहां से लिया गया? मतलब जल्दी, आयरलैंड से लिया गया। भाग 4 आयरलैंड से लिया गया था। शुरू से देखते हैं। भाग 2 नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया था। भाग 3 अमेरिका से लिया गया, 12 से 35 तक, 12 से 35 तक। भाग 4 36 से 51 लिया गया। भाग 4 36 से 51 तक है, कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। 36 से 51 अनुच्छेद आता है। तो देखो, भाग 4 को बोला जाता है डीपीएसपी, डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में बोलेंगे नीति निर्देशक तत्व। क्या बोलेंगे हिंदी में? नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो, इसमें भी अधिकार के बारे में बताया गया। अनुच्छेद भाग 3 में भी अधिकार के बारे में बताया गया था, और भाग 4 में भी अधिकारों के बारे में बताया गया। लेकिन भाग 3 में वो अधिकार आपको दिया जाएगा जो आपका मौलिक अधिकार है, जो आपका पर्सनल है, जो अधिकार कोई भी हनन होगा तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकता है। लेकिन भाग 4 में जो आपको अधिकार दिया जाएगा, जो आपको फैसिलिटी देगा, उसमें जो देगा तभी देगा जब सरकार के पास होगा, अन्यथा सरकार नहीं देगा। इसके लिए आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। भाग 4 में बहुत सारी फैसिलिटी आपको देगा, लेकिन तब जब सरकार के पास होगा तब देगा, जब सरकार के पास नहीं होगा तो आपको नहीं देगा। तो कहने का मतलब हो गया, भाग 4 में सरकार के पास अगर कुछ भी, जो भी फैसिलिटी है, धन देने की बात कर रहा है या पैसे देने की बात कर रहा है या कोई अधिकार देने की बात कर रहा है, अगर सरकार के पास होगा तो आपको देगा, सरकार के पास नहीं होगा तो नहीं देगा। इसमें आप कोर्ट आप नहीं जा सकते, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये न्यायवाद नहीं है, क्योंकि ये न्याय
क्योंकि यह न्यायिक समीक्षा नहीं है। आप न्याय के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते, इवन आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो जा ही नहीं सकते, है ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसमें बात ही नहीं है। लेकिन ऐसा भाग 3 में ऐसा नहीं था। भाग 3 में कोई भी अगर उल्लंघन होने पर या कोई भी हनन होने पर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन हमें भाग 3 में ना पढ़ा था ना कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अभी हम भाग 4 में आपको अधिकार दिया जाएगा, आपको फैसिलिटी दी जाएगी बहुत सारी, लेकिन सरकार के पास होगा तब दिया जाएगा, नहीं होगा तो चुपचाप आराम से देखिए, है ना, कोई बात नहीं। चलो, कहने का मतलब हो गया अनुच्छेद 36 में बताया गया राज्य की परिभाषा। इसमें वही राज्य की परिभाषा बताया गया जो अनुच्छेद 12 में बताया था मैंने आपको, वही सेम टू सेम परिभाषा है। तो मैं आपको इसमें क्यों दोहराऊं, हल्का सा थोड़ा सा बता देता हूँ। राज्य की परिभाषा में जो बताया गया, ये बताया गया कि जो राज्य अपने से स्वतंत्र रूप से कानून बना सके, किसी सरकार के अंडर में ना हो, है ना, किसी सरकार के अंडर में ना हो, सरकार उस पर दबाव ना बना सके, वो स्वतंत्र रूप से अपना कानून बना सके, स्वतंत्र रूप से वो अपना काम कर सके, है ना, फ्रीडम, मतलब उसके पास फ्रीडम होती है, फ्री होकर के अपना कुछ भी काम कर सके। तो वैसे संस्थानों को राज्य बोला जाता है। 36 उसी के बारे में बताया गया। अब देखो यहाँ 37, 38, 39 नहीं है, कोई बात नहीं, अपुन है ना यहाँ पर 37। देखो अनुच्छेद 37 37 में बताया गया यह न्यायिक समीक्षा नहीं है। क्या है? न्यायिक समीक्षा नहीं है। आप इसके लिए इसमें जितनी भी बातें कही गई है, अगर आपको नहीं दिया जाता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खैर बात ही नहीं, इसमें हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते। ये मैं बता रहा हूँ भाग 4 की बात कर रहा हूँ, भाग 3 की नहीं। भाग 3 तो खत्म हो गया, भाग 4 की मैं बात कर रहा हूँ। भाग 4 अनुच्छेद 37 में बताया गया यह न्यायिक समीक्षा नहीं है, आप कोर्ट नहीं जा सकते। इसमें जितनी फैसिलिटी, जितना अधिकार के बारे में बातें की गई है, अगर ये अधिकार आपको नहीं दिया जाए तो आप न्याय मतलब पाने के लिए आप हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जा सकते। ये अनुच्छेद 37 में बताया गया। अब देखो 37 खत्म, अब 38 की ओर बढ़ते। 38 में बताया गया आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। क्या मिलेगा? आपको सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। 3 प्रकार से न्याय मिलेगा आपको, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। 3 प्रकार से आपको न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 38 में बताया गया। अनुच्छेद 39 में क्या बताया गया? तो अनुच्छेद 39 में बहुत प्रकार के, उसमें बहुत सारे उसमें पॉइंट्स है। तो देखो अनुच्छेद 39 में देखो बहुत प्रकार की उसमें बातें कही गई है। 39 में 1 में देखते हैं, देखो आर्थिक, है ना, आर्थिक रूप से विकास होगा, आर्थिक समान रूप से विकास होगा, चाहे महिला हो या पुरुष हो, समान रूप से विकास होगा। हाँ, और 2 में क्या बताया? 39 के 2 में बताया गया संसाधन का समान वितरण होगा। कोई भी संसाधन है, कोई भी वहां पर जो फैसिलिटी है, समान रूप से विकास, समान रूप से उसका वितरण होगा, समान रूप से दे किया जाएगा, समान रूप से दिया जाएगा। देखो 3 में बताया गया हितों का संकेतन नहीं होगा। 4 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 39 के 4 में बताया गया है कि समान कार्य के बदले समान वेतन मिलेगा। आप महिला हो या पुरुष हो, और समान कार्य कर रहे हो, समान कोई काम कर, मतलब एक जैसा कोई काम कर रहे हो, महिला हो या पुरुष हो, समान आपको वेतन मिलेगा। लेकिन वो सरकारी होना चाहिए। प्राइवेट में से हालांकि ऐसा नहीं है। प्राइवेट में क्या है, अगर सबके पास एक जैसा स्किल है तो आपको मिला जाएगा, तब आपको मिला दिया। हालांकि ऐसे प्राइवेट संस्थानों में ऐसा नहीं है। प्राइवेट संस्थानों में महिला को थोड़ा कम दिया जाता है, पुरुषों को ज्यादा दिया जाता है ना। लेकिन सरकारी में क्या चीज है ना, सरकारी में क्या, समान कार्यों के लिए समान वेतन दिया जाएगा। आप महिला हो या पुरुष हो, समान कार्यों के बदले समान कार्य। फिर से इसको दोहराते, अनुच्छेद 39 के 1 में बताया गया है समान रूप से आर्थिक विकास होगा, महिला हो या पुरुष हो, समान रूप से आर्थिक विकास होगा। अनुच्छेद 39 के 2 में बताया गया है ना, संसाधन का समान वितरण होगा। 3 में बताया गया है हितों का संकेतन नहीं होगा। अनुच्छेद 39 के 4 में बताया गया है कि समान कार्य के बदले समान, है ना, समान वेतन दिया जाएगा, समान कार्य के बदले समान वेतन दिया जाएगा। और अनुच्छेद 40 में बताया गया है, बताओ, पंचायत के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन। तो पंचायत के बारे में किसने बताया? बताओ, ग्राम पंचायत। देखो ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया। देखो अनुच्छेद 41 देखते हैं, तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, 3 प्रकार का अधिकार है, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। इसी को बोला गया है लोक कल्याणकारी सिद्धांत, लोक कल्याणकारी सिद्धांत। अब देखो अनुच्छेद 42 देखते हैं, यहाँ हालांकि नहीं था, मैं बता रहा हूँ। अनुच्छेद 42 बताया गया है काम की न्याय संगत मानवोचित दशा, काम की न्याय संगत मानवोचित दशा, काम की न्याय संगत मानवोचित दशा एवं प्रसूति सहायता। ये आर्टिकल 42 में, आर्टिकल 42 में, अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 43 में क्या चीज है? देखो 43 में क्या बताया गया? निर्वाह मजदूरी, मजदूरों को निर्वाह मजदूरी दी जाएगी। देखो निर्वाह मजदूरी कहने का मतलब जो आदमी जिस हिसाब से काम किया
उस हिसाब से उसको वेतन दिया जाएगा। पता चला कि आप उसको दिन भर काम करवाए और लास्ट में शाम के टाइम में उसको 100 रुपए देकर के आप उसको घर भिजवा दिए, क्या ये उचित होगा? नहीं, ये अनुचित होगा। इसलिए निर्वाह मजदूरी कहा गया कि मजदूर जिस हिसाब से वो काम करे, जितना वो हार्ड परिश्रम करे, जितना वो कठिन परिश्रम करे, उसके हिसाब से उसको वेतन दिया जाएगा। अनुच्छेद 43 में बताया गया निर्वाह मजदूरी के बारे में बताया गया। 43 के ए में बताया गया है कर्मकारों को उद्योगों के प्रबंधन में सहभागिता। कर्मकारों को जो भी मतलब वहाँ कर्मचारी है, जितने भी वहां पर जो वर्कर है, तो उनको उद्योगों के प्रबंधन में सहभागिता, मैनेजमेंट में सहभागिता, है ना, वो मैनेजमेंट मतलब मैनेजर भी बन सकते हैं। तो उद्योगों में प्रबंधन की सहभागिता, ये 43 के ए में बताया गया। 43 के बी में क्या है? सहकारी समिति। 43 के बी में बताया गया सहकारी समिति। 43 के बी में बताया गया सहकारी समिति के बारे में बताया गया। और 44 के बारे में बताया गया, बताओ 44 के अनुच्छेद 44 में बताया गया समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये हाल ही में इस पे चर्चा हुआ था, है ना, ये काफी न्यूज में, काफी मीडिया में काफी चर्चा फैला हुआ था। तो इस पे थोड़ा मैं अगर मैं इस पे थोड़ा सा अगर बात करने के लिए कोशिश करूं तो काफी समय लग सकता है। कोई नहीं, जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आते रहेंगे तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो, देखो हालांकि मैं अभी अम्बेडकर, जैसे मैंने शुरुआती में बोला था कि भीमराव अम्बेडकर के बारे में एक अलग से मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी बनाना पड़ेगा। और अभी आया अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता क्या चीज है। हाल ही में इस पर चर्चा हुआ था ना, हाल ही में मीडिया में काफी बवाल हुआ था कि समान सिविल संहिता क्या, काफी मुद्दा में रहा था, काफी समय तक ये मीडिया में फैला हुआ था कि समान सिविल संहिता क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। तो इस पर भी एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अनुच्छेद 45 तक देखते हैं, अनुच्छेद 45 में क्या चीज है। देखो अनुच्छेद 45 देखते हैं। अनुच्छेद 45 क्या है? तो अनुच्छेद 45 में बताया गया कि 6 साल के बच्चों तक, शुरुआती से लेकर के 6 साल के बच्चों तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। देखो मैंने आपको यहीं पर बताया था, कहां पर 21 के का बताया कि 21 के का में बताया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्षों को शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्षों का बच्चों के लिए। 21 के क में, लेकिन मैं बता रहा हूं यहाँ पर 45 में, अनुच्छेद 45 में बताया गया शुरुआती से लेकर के 5 साल के बच्चों तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। लेकिन यहाँ मौलिक अधिकार है, यहाँ आपको हर हाल में मिलेगा। लेकिन यहाँ बोलता है सरकार के पास अगर वो व्यवस्था होगी तो देगा, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अनुच्छेद 37 में बताया था मैंने आपको, ये न्यायिक समीक्षा नहीं है, इसके लिए आप न्याय पाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। अगर 5 साल के बच्चों तक शिक्षा नहीं पहुंच रही या सरकार नहीं दे रहा, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन 6 से 14 साल के बच्चों को अगर शिक्षा का अधिकार नहीं मिल रहा है ना, स्कूल में इसका अधिकार नहीं मिल रहा, तो आप सीधा कोर्ट जा सकते हो। लेकिन भाग 4 पढ़ोगे तो इसमें जिन चीजों के बारे में बताया गया, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। सरकार के पास वो व्यवस्था होगा तो देगा, नहीं सरकार के पास वो व्यवस्था होगी तो नहीं देगी सरकार। तो इसमें बताया गया 45 में बताया गया, अनुच्छेद 45 में बताया गया कि शुरुआती से लेकर 5 साल के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अब आते हैं अनुच्छेद 46 में। देखो अनुच्छेद 46 देखेंगे, SC ST और दुर्बल वर्गों के लिए संरक्षण दिया जाएगा। जो पिछड़ा जाति के वर्ग के लोग हैं, SC ST के हैं, और जो पिछड़ी जाति के जो वर्ग के लोग हैं, उन व्यक्तियों को एक आरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 46 में बताया गया। देखो अनुच्छेद 47 में बताया गया, ये हमारा प्राथमिक कर्तव्य है कि हमको अच्छा भोजन मिले, पोषाहार मिले, है ना, अपना मतलब संतुलित आहार मिले, एक पोषण आहार मिले, एक अच्छा जीवन मिले, है ना, शांत वातावरण मिले, अच्छा वातावरण मिले। देखो हम लोग को शांत वातावरण चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए, शुद्ध वातावरण चाहिए, ताकि हम लोग स्वास्थ्य अच्छी तरीके से ले सके, हमारा शरीर अच्छा से विकास कर सके, है ना, हमें किसी प्रकार की समस्या ना उत्पन्न हो, हमें किसी प्रकार के, है ना, किसी प्रकार के रोग ना हो। तो इसके लिए हमको संतुलित आहार चाहिए, तो अच्छा पोषण भोजन चाहिए, संतुलित आहार चाहिए, अच्छा पोषाहार भोजन चाहिए। तो इसमें शराब जो है ना, जो शराब हमारे बिहार में जो बंद है, तो इसी अनुच्छेद के तहत शराब बंद है। शराब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो शराब हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, ये बात तो सबको पता है। लेकिन बिहार में शराब बंद है, ये आर्टिकल 47 के तहत है। आर्टिकल 47 के तहत शराब बिहार में बंद है, क्योंकि शराब हमारे शरीर के लिए ये अच्छा उपयोगी नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य का भी तो ध्यान रखना है सरकार को, हमारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है सरकार को। इसलिए हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, है ना, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे और हमको अच्छा पोषाहार भोजन मिल सके, इसलिए शराब बंद है। शराब हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, लाभदायक नहीं है शराब। इसलिए सरकार, देखो शराब जो चल रही है बिहार में, ये इसी अनुच्छेद के तहत बंद है। शराब हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, लाभदायक नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए हम लोग को चाहिए स्वस्थ जीवन,
एक स्वस्थ जीवन, अच्छा पोषाहार चाहिए, संतुलित आहार चाहिए। तो इसलिए शराब हमारे लिए हानिकारक है, हमारे बॉडी को मतलब फायदेमंद नहीं है। हमारा स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए अनुच्छेद 47 के तहत सरकार ने शराब को बैन करवा रखा, बंद करवा रखा, ओनली बिहार में, बिहार डिस्ट्रिक्ट में। तो चलो 47 कंप्लीट हो गया। अनुच्छेद 48 देखते हैं। अनुच्छेद 48 यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, पर्यावरण वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। देखो हमें आर्टिकल 48 के तहत पर्यावरण मतलब कि पर्यावरण वन हो गया है ना, जितने भी वन हो गए, पेड़ पौधे हो गए, तो उनकी हमें रक्षा करनी है, ना कि काटना। उन्हें हमें रक्षा करना है, उन्हें बचाना है, अधिक से अधिक पेड़ लगाना है। या भली बात ही जानते हो, एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। पेड़ हमें क्यों लगाना है, कैसे हम लोगों को फायदेमंद, हम लोगों के लिए फायदे है। तो अनुच्छेद 48 में बताया गया पर्यावरण वन हमें रक्षा करना है, वन्य जीवों की भी रक्षा करना है। हमें वन्य जीवों को मारना नहीं है ना। देखो वन्य जीव में बहुत सारे जानवर है, छोटे जानवर हैं, बड़े जानवर हैं, तो उनको मारना नहीं है, उनको रक्षा करना है, उनको बचाना है। कि देखो पहले देखो बहुत सारे ऐसे जीव हुआ करते थे जो मतलब कि छोटे मोटे जंगलों में दिखे। देखो पहले के डेट में क्या दिया, वन्य जीवों की भी रक्षा करना होता है। देखो पहले के डेट में क्या होता था कि छोटे मोटे जंगलों में भी बड़े बड़े जानवर देखने को मिल जाते थे, है ना, जानवर बहुत प्रकार के जानवर, लेकिन अब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों की भी रक्षा करना होता है, क्योंकि अब जानवर की भी विलुप्त, तो कहीं ऐसा नहीं कि कोई ऐसा जानवर, कोई ऐसा प्राणी जानवर हो कि इस कैटेगरी का जानवर हो वो विलुप्त हो जाए, है ना। इसलिए हमें वन्य जीवों के साथ साथ वन्य पर्यावरण वनों के साथ साथ वन्य जीवों की भी रक्षा करना है। अनुच्छेद देखो 49 देखते हैं, राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। देखो जो राष्ट्रीय स्मारक है उनका भी रक्षण करना है, ऐसा नहीं कि खाली पर्यावरण की रक्षा कर लिया और वन्य जीवों की रक्षा कर लिया हो गया। अनुच्छेद 49 में हमको ये, हालांकि हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन एक संविधान में तो है ना। तो अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय स्मारक स्थानों को वस्तुओं का संरक्षण भी करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा ताजमहल है, राष्ट्रीय स्मारक है ना, ताजमहल हो गया, इंडिया गेट हो गया, लाल किला हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय स्मारक है जो हम लोग को उनको रक्षा करना है। हमें उनको रक्षा करना, क्षति नहीं पहुंचाना है, क्षति नहीं पहुंचाना है, उसकी रक्षा करना है। रक्षा कैसे करना है, वहां पर जाना है आराम से, मतलब घूमने फिरने के स्थल है, देखो तीर्थ स्थल है, वहां पर घूमने फिरने का स्थान है, वहां पर तो अपना जाओ, घूमो फिरो, चलाओ, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना, क्षति नहीं पहुंचाना है। ये अनुच्छेद 49 में व्याख्या है। अब 50 में क्या है, देखो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। जो हमारा कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, न्यायपालिका क्या हो गया, हाई कोर्ट, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पहले निचली कोर्ट होता है ना, निचली न्यायालय होता है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको हम लोअर कोर्ट भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो इसी को बोला जाता है न्यायपालिका। हाई कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ही बोला जाता है न्यायपालिका। और कार्यपालिका, कार्यपालिका भी अलग हो गया और न्यायपालिका, तो कार्यपालिका अलग काम करेगी, न्यायपालिका अलग काम करेगी, कार्यपालिका अलग काम करेगी, न्यायपालिका अलग करेगी। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे के अनुच्छेद, जब हम भाग 5 पढ़ेंगे तो हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, है ना, किस तरीके से। यहाँ पर केवल अनुच्छेद 50 में केवल यही बताया गया कि कार्यपालिका अलग होगी, न्यायपालिका अलग होगी, लेकिन दोनों का काम भी अलग अलग होगा। लेकिन कैसे दोनों का अलग अलग काम होगा वो अनुच्छेद भाग 5 पढ़ेंगे तब इसके बारे में व्याख्या करेंगे। अभी बस इतना जानो, अनुच्छेद 5 के तहत कार्यपालिका अलग रहेगी, न्यायपालिका अलग रहेगी। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। देखो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, देखो अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना और सुरक्षा करना। देखो हमारे भारत देश के आसपास बहुत सारे ऐसे अगर कोई देश है जो उतना डेवलप नहीं है, ये छोटे मोटे देश है, तो उन पर अत्याचार करना, है ना, उनके ऊपर अत्याचार करना या उनके ऊपर अटैक करना, ये है ना, ये अशांति का संकेत है, अंतर्राष्ट्रीय अशांति का संकेत है। तो इसलिए हमें ये अनुच्छेद 51 में बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर, है ना, हमको शांति बनाए रखना है। किसी देश से, किसी एक देश दूसरे देश से मोलझोल नहीं करना है ना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। यही बताया गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना है और सुरक्षा करना है, अपने देश की सुरक्षा करना है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे देश पर अटैक नहीं करें, तो वो दूसरा देश भी तो हम पर अटैक कर सकता है ना। तो इसमें दोनों बात है, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना है, किसी दूसरे पर अटैक नहीं करना है ना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी दूसरे व्यक्ति से ना दुश्मनी नहीं लेना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति, दूसरा देश हमारे ऊपर अटैक कर ले, तो यहाँ शांति भी बनाए रखना और साथ में खुद की सुरक्षा भी करना है ना, अंतर्राष्ट्रीय शांति भी बनाए रखना है और खुद की सुरक्षा भी करना है। ये अनुच्छेद 51 में है। अब भाग 4 कंप्लीट, एक और क्लैपिंग बजाओ, हमारा भाग 4 कंप्लीट हो गया है। भाग 4 हम लोग का कंप्लीट हो गया, डीपीएसपी कंप्लीट हो गया, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो क्लैपिंग बजाओ, हमारा भाग 4 कंप्लीट हो गया। नीति निर्देशक तत्व कंप्लीट हो गया जो आयरलैंड से लिया गया था। चलो अब देखते हैं। अब देखो यहाँ 51, हालांकि यहाँ 51 ए होना चाहिए, 51 के। तो भाग 4 के ए मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया।
मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य। देखो अनुच्छेद भाग 3 आपको दे दिया, अधिकार दे दिया, आपको मौलिक अधिकार दे दिया, और इसमें यह भी बताया गया कि आपको मूल अधिकार कोई आपसे छीनता तो सीधा आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हो। मूल अधिकार आपसे कोई छीनता सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हो। बताओ, इतना खूबसूरती संविधान ने आपको दिया, तो आपको कोई ड्यूटी भी तो होना चाहिए ना, आपको कुछ कर्तव्य तो होना चाहिए ना, कि मेरा यह कर्तव्य, मेरा यह कर्तव्य, तो आपको कुछ कर्तव्य तो होना चाहिए ना। तो 4 के ए, भाग 4 के ए में बताया गया है कि आपका कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए। तो उसमें 11 कर्तव्य के बारे में बताएगा। वर्तमान समय में 11 कर्तव्य, जब संविधान बनकर रेडी हुआ था उस समय मात्र 10 कर्तव्य थे। कितने कर्तव्य थे? 10 कर्तव्य। तो याद रखना, भाग 4 के ए, 4 में क्या था? नीति निर्देशक तत्व। 4 में था नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, लेकिन 4 के ए में बताया गया है मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। मूल कर्तव्य बोलेंगे मौलिक कर्तव्य, इंग्लिश में बोलेंगे फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी इंग्लिश में बोलेंगे फंडामेंटल ड्यूटी, हिंदी में बोलेंगे मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। 51 के ए, भाग 4 के क, भाग बोलेंगे 4 के क, और अनुच्छेद बोलेंगे 51 के ए, 51 के क बोलो, ए बोलो। बात देखिए, भाग 4 के क, भाग 4 के क, अनुच्छेद 51 के क क्या बताया गया? मूल कर्तव्य। भाग 4 के क में केवल एक ही अनुच्छेद है, 51 के क, इसमें मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया। मूल कर्तव्य वर्तमान समय में 11 है, लेकिन जब संविधान बनकर रेडी हुआ था उस समय मात्र 10 था। संविधान बनकर रेडी था, ये किसके सरकार में आया था? बताओ। इंदिरा गांधी की सरकार में आया था। श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में आया था मूल कर्तव्य। हाँ, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था। याद रखना, मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य किसके सिफारिश पर लाया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाया गया था मौलिक कर्तव्य। उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन संविधान संशोधन कर करके लास्ट में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। संविधान संशोधन करके लास्ट में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। जिस समय आया था मूल कर्तव्य उस समय मात्र 10 मौलिक कर्तव्य थे। किसके सिफारिश पर आया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर आया था मूल कर्तव्य। किसके सरकार में? इंदिरा गांधी की सरकार में आया था। इंदिरा गांधी के सरकार में भाग 4 मौलिक कर्तव्य आया था। 51 के क मौलिक कर्तव्य आया था इंदिरा गांधी के सरकार में। सरदार स्वर्ण सिंह के समिति के सिफारिश पर आया था मौलिक कर्तव्य। उस समय 10 कर्तव्य आया था, है ना, 10 मौलिक कर्तव्य आया था। बाद में संशोधन कर करके 11वां बढ़ाया गया। वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो हमारा भाग 4 के 1 तक कंप्लीट हो गया। अब हम भाग 5 पढ़ेंगे। भाग 5 संघ के बारे में बताया गया, यूनियन, है ना, यूनियन के बारे में बताया गया। तो इसमें भाग 5 में आता है 52 से लेकर के 151 तक, क्योंकि 51 तो कब का खत्म हो गया, भाग 4 में खत्म हो गया। तो भाग 5 में 52 से लेकर के 52 से लेकर के 151 तक, 151 तक आता है। 52 से लेकर के कहां तक? 151 तक। 52 से लेकर के 151 तक आता है। किस भाग में? भाग 5 में, जिसका नाम है संघ, है ना। तो एक बार इसको रिकॉल करते हैं। भाग 2 नागरिकता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। भारत एकहरी नागरिकता है, जो भाग 2 में व्याख्या है। भाग 2 में अनुच्छेद कहां से कहां तक आता है? भाग 5 से लेकर के 11 तक आता है। भाग 5 से लेकर के 11 तक आता है। भाग 3 मूल अधिकार। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, फ्रेंच की भाषा में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसको नैसर्गिक अधिकार भी बोला जाता है। नैसर्गिक अधिकार जन्म से ही मिल जाता है, उसको नैसर्गिक अधिकार बोला जाता है। ये कहां से लिया गया था? भाग 3 मूल अधिकार कहां से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था। यहाँ अनुच्छेद कहां से कहां तक आता है? 12 से लेकर के 35 तक आता है। और मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अगर हमसे दूर है तो हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों बात एक ही है। तो हमारा कोई मूल अधिकार का उल्लंघन करे तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे। अब इसके बाद बोलेंगे 4 भाग 4 कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। भाग 4 में किसके बारे में व्याख्या है? तो नीति निर्देशक तत्व के बारे में व्याख्या है। नीति निर्देशक तत्व इंग्लिश में बोलेंगे डीपीएसपी, फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक आता है। 36 से 51 तक आता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाग 4 के क, क्योंकि 4 तो पहले पढ़ लिया। भाग 4 के क, भाग 4 के क में केवल एक ही अनुच्छेद आता है, 51 के क। भाग 4 के क में एक ही अनुच्छेद आता है, 51 के क। वो आता है मूल कर्तव्य।
मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था, कब लाया गया था? तो मूल कर्तव्य इंदिरा गांधी की सरकार में लाया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार में लाया गया था किसके सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर लाया गया था। उस समय 10 ही मौलिक कर्तव्य आया था, 10 मौलिक कर्तव्य आया था। बाद में संशोधन करके 11 मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। आज वर्तमान समय में कुल कितने मौलिक कर्तव्य? 11, क्योंकि एक लास्ट में जोड़ा था तो 10 1 11। तो वर्तमान समय में कुल कितने मौलिक कर्तव्य? 11 मौलिक कर्तव्य। किस अनुच्छेद में? तो 51 के क, 51 नहीं बोलना है, 51 के क। और किस भाग में? तो 4 के क। क्लियर? अब पढ़ेंगे भाग 5। भाग 5 यूनियन के बारे में बताया गया। संघ, हिंदी में बोलेंगे संघ, इंग्लिश में बोलेंगे यूनियन। तो अनुच्छेद कहां से कहां तक आता है? तो 52 से लेकर के 151 तक भाग 5 में आता है, 52 से लेकर के 51 तक।